8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 8 की गणित का पेपर आपके 30 मार्च 2024 को होने वाला है। तो इस पेपर के लिए आपके बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं और ये बोर्ड के द्वारा जो जारी मॉडल पेपर है ऐसा कैसा आपका जो 30 तारीख को पेपर आने वाला है। अगर आप इस पेपर को भी अच्छे से सोल्व कर लेते पूरा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके जो 80 में से 80 नंबर आपके गणित में प्राप्त होंगे। अगर आपको गणित में कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा हो तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देख लेना, गणित में आपके काफ़ी नंबर जो आपको प्राप्त होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो 30 मार्च का पेपर होने वाला है उसको हम इस वीडियो में पूरा सोल्व कर लेते हैं ताकि आपका जो 30 मार्च का पेपर होगा उसमें आप जो 80 में से 80 नंबर प्राप्त करेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो ये आपको फ़ायदा होगा, आधे अधूरे वीडियो देखने से आपको परीक्षा में कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और ये आपके 30 मार्च का जो पेपर होगा उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है, इनमें से ही आपकी जो परीक्षा में पेपर आएगा ये कि ये क्वेश्चन आपकी जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इस पेपर को आपको अच्छी प्रकार से सोल्व कर लेना है ताकि आपका जो पेपर है बोर्ड का वो आपको काफ़ी अच्छा होगा। और इंग्लिश का पेपर आपके काफ़ी अच्छा गया, उम्मीद करता हूँ आपने जिस प्रकार से पुराने वीडियो देखे मेरे, अगर आपने मेरे यहाँ पे वीडियो देखे तो आपका इंग्लिश का पेपर भी काफ़ी अच्छा गया होगा और आपके जो इंग्लिश में भी 80 में से 80 नंबर आएंगे। तो आप में से किस किस ने मेरे इंग्लिश के वीडियो देखे और आप में जो अगर आपने इंग्लिश का वीडियो देखा है और उससे आपको कोई फ़ायदा मिला है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जैसा आपको इंग्लिश का पेपर हुआ उससे भी बढ़िया पेपर आपके गणित का होगा। आपको क्या करना है, जो भी मैंने वीडियो अपलोड करके उन वीडियो को आपको अच्छे प्रकार से देख लेना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और गणित का जो आपके पेपर होगा 30 मार्च वाला वो हम इस वीडियो में सोल्व कर लेते हैं। तो ये आपके सामने पेपर है और इसकी पीडीएफ आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप के ऊपर आप टेस्ट भी दे सकते हैं, मैंने आपके गणित का टेस्ट बना रखा है। वो टेस्ट में से भी आपके परीक्षा में कई सारे प्रश्न आएंगे तो आप उस टेस्ट को भी दे देना और टेस्ट का स्कोर आप मेरे को अपने व्हाट्सएप नंबर पे और अपने स्टेटस पे भी शेयर करना। गणित में आपको कोई सवाल समझ में नहीं आए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 75 68 35 0069। उस सवाल की फ़ोटो खींचकर मेरे को भेज देना, मैं उसका सोल्यूशन आपको करवा दूंगा। तो अब हम आपका जो गणित का पेपर है वो सोल्व करते हैं और आप आराम से इस पेपर को अच्छे से देख लेना, आपके काफ़ी अच्छे नंबर इसमें से आ जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये आपके बोर्ड के द्वारा ही जारी किया पेपर है तो आपके इन्हीं में से क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि प्रश्न एक है कि 2/7 को गुणा करना आपके 0 से, तो इसका मान क्या होगा। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करें तो वो चाहे कितना ही बड़ा हीरो हो वो लास्ट में क्या बन जाता है, 0 ही बन जाता है। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर हमेशा 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके 0 हो जाएगा। अब वो संख्या कुछ भी हो सकती है, 0 से गुणा करेंगे, अब चाहे वो 1 हो या 1000 हो या 10 हो या 10,000 हो, सभी के उत्तर हमेशा कितना आएगा, 0 ही आएगा। अगर इसको हम 0 से गुणा कर रहे हैं तो इसका फाइनल उत्तर क्या आएगा, इसमें 0 ही आएगा। फिर हम बात कर लेते हैं इसमें कि इसमें किस संख्या को 1 से गुणा करें तो कितना आएगा। तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही नंबर आता है। अब आपके परीक्षा में इसकी जगह पे 1 भी आ सकता है। तो जैसे 2/7 है तो इसको हम 1 से गुणा करेंगे तो फिर इसका उत्तर 2/7 ही आएगा। तो फिर इसका उत्तर आपको ये वाला करना है, 0 से गुणा करें तो 0 आएगा और 1 से गुणा करें तो वही नंबर आएगा। 1 से गुणा होकर नंबर वही आता है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है। फिर आपके अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है समीकरण 3x - 1 = 14 में बायां पक्ष क्या होगा। किसी भी समीकरण के 2 पक्ष होते हैं, यह आपका समीकरण है 3x - 1 = 14। तो बराबर से इधर वाला जो होता है इसको हम बायां पक्ष कहते हैं, बराबर से इधर वाला जो होता है इसको हम दायां पक्ष कहते हैं। तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये राइट हैंड साइड होता है। अब बार बार आप भूल जाते हैं तो याद कैसे रखेंगे, पहले एल आता है फिर बाद में आर आता है। अब आप नहीं भूलेंगे, ये आपके बायां पक्ष है और ये वाला दायां पक्ष है। तो आप इंग्लिश में भी देख लेना, बायां पक्ष को क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, LHS कहते हैं। तो बायां पक्ष का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा आपके, ये 3x - 1 या इसका उत्तर हो जाएगा। ये आपके LHS से लेफ्ट हैंड साइड है तो ये आपके बायां पक्ष से हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर है आप क्या लिखेंगे, 3x - 1 लिखेंगे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 3x - 1। तो फिर इस 14 को क्या कहेंगे, तो 14 को हम राइट हैंड साइड कहेंगे, इसको हम कहेंगे दायां पक्ष। इसको क्या कहेंगे, इसको हम दायां पक्ष कहेंगे। और ये बीच में जो निशान है, इस बीच वाले निशान को क्या कहते हैं, तो समीकरण के लिए इसको कहा जाता है समता चिन्ह। इसको क्या कहते हैं, इसको समता चिन्ह कहा जाता है। याद रखना, इसको पूछा जाएगा, ये इसको समता चिन्ह कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इस सवाल को हम सोल्व भी कर लेते हैं। मान लो इसका मान पूछ लें कि इस समीकरण को हल कीजिए, इसका उत्तर कितना आएगा, तो इसको हम सोल्व भी कर लेते हैं। समीकरण को सोल्व करने के लिए आपको पक्षांतरण के नियम आने चाहिए। बराबर से प्लस वाली संख्या को उधर ले जाते हैं तो माइनस जाता है और माइनस की संख्या को बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। गुणा वाली संख्या बराबर से उधर जाती है तो भाग में हो जाती है और भाग वाली संख्या बराबर से इधर आती है तो गुणा में चली जाती है। तो अब आपको इसको सोल्व करना है।
तो सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पक्षांतरण करना पड़ेगा। -1 को हम यहाँ से हटाएंगे, जिसका मान ज्ञात करना हो तो उसको हम अकेला करते हैं। इसमें x है तो x को अकेला करेंगे, बाकी 1 और 3 को यहाँ से हटाएंगे। पहले हम -1 को हटाएंगे तो ये बचेगा आपका 3x और इधर आ जाएगा आपका 14, माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या आएगा आपके प्लस का 1 हो जाएगा। तो 14 और 1 कितने हो गए, 15 हो गए। तो 3x बराबर 15 हो जाएंगे। आपको x का मान ज्ञात करना है तो 3 का भाग दे देंगे, क्योंकि इधर गुणा में 3, इधर आएगा 15 के भाग में चला जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, x बराबर 5 उत्तर आएगा। तो ये x का मान जो आएगा कितना आएगा आपके 5 आएगा। एक सवाल आपके ऐसा भी आएगा कि समीकरण को सोल्व करना है और फिर इसमें उत्तर की जांच करनी है, तो इसका जो उत्तर है वो आपकी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपकी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, प्रश्न संख्या 3 है, वर्ग के प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करना है। इसमें आपको द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर का जो ईच एंगल है वो कितना होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो हमेशा याद रखना, वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, वो राइट एंगल होता है, वो 90 डिग्री का होता है, जिसको हम हिंदी में समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है, 90 डिग्री वाले कोण को हिंदी में समकोण कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको राइट एंगल कहा जाता है। तो फिर ये 180 डिग्री का क्या होता है, तो 180 डिग्री के कोण को हम इसमें सरल कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको सरल कोण कहते हैं। सरल कोण या इसका दूसरा नाम है, इसको रिज्जु कोण भी कहते हैं। याद रखना, इसको रिज्जु कोण भी कहा जाता है। तो आपको जैसे वर्ग का पूछा है तो आपकी परीक्षा में आयत का पूछ लेंगे कि आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। वर्ग की जगह तुम्हें आयत पूछ ले तो उसका उत्तर आपके 90 डिग्री कर देना है। और एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे कि वर्ग के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, वर्ग के चारों कोणों का योग कितना होता है, वो कमेंट करके बताना। अच्छा, जो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके उत्तर बताएंगे उनका नाम आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। हम आगे इस वीडियो में जो आपके इंग्लिश के पेपर में जिन्होंने आपके कमेंट किए थे उन सभी के आपको अगले इस वीडियो में आगे आपको उनका नाम मिलने वाला है। तो जो अपने राइजिंग स्टार है, मैंने इनको राइजिंग स्टार नाम दिए हैं। जो अपने वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं वो अपने राइजिंग स्टार है, वो चमकते हुए सितारे हैं, वो आसमान में उभरते हुए सितारे हैं, वो तारे हैं। तो उनका नाम आपको आगे देखने को मिलेगा कि कौन कौन से अपने राइजिंग स्टार है जो आपके यहाँ पे कमेंट करते हैं और सही उत्तर भी देते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताना कि वर्ग के चारों कोणों का योग कितना होता है, ठीक है। और एक त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। अच्छा, ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ऐप के ऊपर आपको टेस्ट मिल जाएंगे, ऐप के ऊपर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और ऐप के ऊपर आपको जो अपना क्वेश्चन बैंक के जो आपके बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन बैंक जारी किए हैं वो क्वेश्चन बैंक मैंने आपको पूरा सोल्व करवा रखा है, आप देख लेना। तो क्वेश्चन बैंक की PDF आपको ऐप के ऊपर मिलेगी, तो आप ये वीडियो देखने के बाद में क्वेश्चन बैंक को भी अच्छे से देख लेना। और जो इंपॉर्टेंट वीडियो है मैंने आपकी पूरी संजीव डेस्क वर्क, जो आपकी पूरी संजीव डेस्क वर्क है उसको मैंने सोल्व करवा रखा है, वो आप देख लेना। उसके सारे वीडियो, आपके सारे प्रश्न जो अच्छे हो जाएंगे, 80 में से 80 नंबर आप मुझे प्राप्त करेंगे। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर है 4। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आपको 9 का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो बताना है। तो 9 का पूर्ण वर्ग क्या होता है, 9 का वर्ग करना, स्क्वायर करना है। तो जब भी किसी संख्या का स्क्वायर करना हो तो उसको उसी से मल्टीपल करते गुणा कर देते हैं। तो 9 का 9 से गुणा कर देंगे तो 9 × 9 बराबर कितना आ जाएगा, 9 9 में 81, 81 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो कितना आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 81 इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना हो या पूर्ण वर्ग ज्ञात करना हो तो उस नंबर को उसी से जो मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 81, 81 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे आपसे पूछे कि 8 का वर्ग कितना होगा, तो 8 का पूर्ण वर्ग जो होगा, 8 का पूर्ण वर्ग, वो 8 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा 8 × 8। 8 × 8 कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 64। 8 का पहाड़ा 8 बार बोलना है। 8 की टेबल यानी कि 8 की टेबल आपको 8 टाइम बोलनी। तो 8 8 से कितने हो जाएंगे, 64 इसके आंसर हो जाएंगे। ये 8 के जो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे, 8 के इसको पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको 9 का वर्ग ज्ञात करना हो तो 9 से गुणा करेंगे, 10 का वर्ग ज्ञात करना हो तो 10 को 10 से गुणा करेंगे। तो मेरे को आपको कमेंट करके बताना है कि 7 का जो परफेक्ट स्क्वायर हो कितना होता है, 7 का पूर्ण वर्ग कितना होगा, 7 का आपको पूर्ण वर्ग बताना है। जैसे 9 का 81 होता है, 8 का 64 होता है, वैसे ही आपको 7 का पूर्ण वर्ग बताना है, कितना होता है वो आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 5 है। देखो, आपके गणित में सेम पेपर आएगा, ये का ही पेपर आएगा, केवल आपके यहाँ पे नंबर चेंज होंगे। तो आपको सवाल करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे 9 की जगह पे तुम्हें 8 पूछ लेंगे तो 8 का वर्ग बता देंगे, 64 हो जाएगा इसमें।
आपको सवाल करने का तरीका आना चाहिए। बाकी गणित में आपके सेम पैटर्न आपके ये कई पेपर आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखना ताकि आपके पूरे में से पूरे प्रश्न सही हो जाएंगे। पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि संख्या 5 का घन संख्या क्या होगी। इसमें आपको क्यूब करना है। तो किसी भी संख्या का घन ज्ञात करना हो, क्यूब करना हो तो स्क्वायर में इसको 2 बार मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं, और घन में इसको 3 बार गुणा किया जाता है। तो 5 का घन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 5 का 3 टाइम मल्टीपल करेंगे 5 का, तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, और 25 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 125। तो 125 इसका आंसर हो जाएगा। ये 5 के क्यूब है, इसको हम 5 का घन कहते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके 125 हो जाएगा, जो कि 100 वाले उत्तर में दे रखा है। तो फिर हम ये बताओ कि ये 25 क्या है, तो ये 25 जो है अपने वो 5 का वर्ग है। 5 × 5 करेंगे तो 5 का वर्ग होता है, वो तो होता है 25, और 5 का घन पूछें तो फिर 5 का घन हो जाएगा आपके 125। याद रखना ये 125 ये 5 के घन है और 25 ये 5 के वर्ग हैं। तो एक बात आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो 625 दे रखे हैं वो 625 किसके वर्ग हैं। ठीक है, ये 625 ये किसका वर्ग है, ये आप कमेंट करके बताएंगे किसका वर्ग है ये 625, किसको एक जैसी संख्याओं को गुणा करने पे 625 आता है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या कहलाता है। तो अंकित मूल्य में से, मार्केट प्राइस में से, एमपी में से एसपी को माइनस करेंगे तो ये आपके डिस्काउंट होता है। इसको हम बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बट्टा कहा जाता है। जिसका जो उत्तर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, बट्टा लिख लेंगे। इसको इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं। एमपी में से एसपी को माइनस करेंगे तो इसको डिस्काउंट बट्टा कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आपके ए ऑप्शन हो जाएगा। मूलधन क्या होता है, जो भी राशि हम उधार लेते हैं, जो भी राशि हम उधार लेते हैं उसको प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, PRINCIPL उसको प्रिंसिपल कहा जाता है। जो उसके ऊपर टैक्स लगता है उसको हम बिक्री कर कहते हैं। और मूलधन के बदले में जो उसको पैसे दिया जाता है उसको हम ब्याज कहते हैं, उसको इंटरेस्ट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके बट्टा हो जाएगा। अब अगला सवाल आपके 7वां है। 7वां सवाल है कि एक पदीय बीजीय व्यंजक कौन सा है। इनमें से एक पदी, इसमें आपको मोनोमियल, इसमें मोनोमियल बताना है कि इसमें से कौन सा मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एक पद वाला कौन सा है, एक पद वाला कौन सा होगा जिसमें केवल आपको एक ही संख्या दिखाई देगी, इनके बीच में प्लस माइनस आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन आपके ए वाला, ये आपके एक पदी कहलाता है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको एक पदी कहा जाता है। पहचान क्या है, इसके बीच में कोई जो प्लस माइनस नहीं है। अगर दो के बीच में एक प्लस माइनस हो तो फिर ये आपके क्या हो जाएंगे, द्विपदी हो जाएंगे। ये आपकी क्या कहलाएगा, इसको द्विपदी कहलाएंगे। इसको बाइनोमियल कहा जाता है। इसको द्विपदी को अंग्रेजी में बाइनोमियल कहते हैं। तो ये आपके द्विपदी हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, इसको द्विपदी कहेंगे। ये द्विपदी है या बीजीय व्यंजक है। ये द्विपदी, आपके परीक्षा में एक पदी की जगह पे द्विपदी पूछेंगे तो आपको यहाँ कर देना कि जिसमें दो पद हो ऐसे, वो द्विपदीय हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना करेंगे, द्विपदीय बीजीय व्यंजक कर लेंगे। फिर ये कितना है, तो ये भी आपका द्विपदीय है। ये भी आपका कैसा है, ये भी आपके द्विपदी ही होगा। ये कितना पद वाला है, तो ये 1, 2 और 3 पद है। इसमें तीनों अलग अलग है, इसकी जोड़ नहीं हो सकती। तो फिर इसका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपके त्रिपदी। ये आपका त्रिपदीय हो जाएगा। इसमें पदों की संख्या कितनी है, 3 है। इसमें पदों की संख्या 2 है और इसमें पदों की संख्या 3 है तो इसको हम त्रिपदी कहेंगे। इसमें पदों की संख्या 2 है तो इसको द्विपदी कहेंगे। इसमें पद की संख्या 1 है तो इसको हम एक पदी कहेंगे। इसको अंग्रेजी में मोनोमियल कहा जाता है। याद रखना इसको। तो बीजीय व्यंजक के आपको इस प्रकार से चीज़ें याद होनी चाहिए। इसमें चर कितना है, तो इसमें एक चर है, एक्स ही है। इसमें 2 चर है, एक्स और वाई, और इसमें भी 2 चर है, एक्स और वाई। लेकिन ये डी वाले में 3 चर है। ये 3 चर वाला है। इसमें कितने चर है, इसमें आपके 3 चर है। कौन कौन से चर है, एक्स है, वाई है और जेड है। इसमें आपके 3 चर है। तो याद रखना इसमें 3 चर है और ये 3 पद वाला है। इसमें पद कितने हैं, तो 3 है। अच्छा, इसमें पूछेगी ये 2x और एक आपके ये 3x है, ये कितने पद वाला है। तो याद रखना इसमें 2x में 3x को हम जोड़ सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपके टोटल 2x और 3x कितना 5x हो जाएगा। तो ये वाला आपके द्विपदी नहीं है। ये आपका कितने पद वाला है, ये आपका एक पदी ही है। तो ऐसा आपके कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं कि दोनों की जो घात है वो सेम है और दोनों का चर भी सेम है। तो जो जुड़ सकते हैं उनको हम जोड़ के एक बना लेंगे। जैसे आपसे पूछ लें कि 2x² और प्लस 6x², ये कितने पद वाला है। तो 6x² और 2x² तो जुड़ जाते हैं आपस में, क्योंकि इनकी घातें सेम है। जुड़ते कब है, जब सजातीय होते हैं। जब ये सजातीय होते हैं तब आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये आपके x की घात सेम है और x भी इसमें सेम है। तो चर और घात सेम होने पर इनकी गुणांक को जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8x² हो जाएगा। तो ये आपके द्विपदी नहीं है, ये आपका एक पदी ही है ना। याद रखना इसको।
फिर आपके अगला सवाल है ये, इसमें आपका 0.00035 इसका आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने के लिए आपको एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है इधर से, है ना। ये वाला आपको पॉइंट जो लगेगा वो 3 और 5 के बीच में लगेगा। तो पॉइंट यहाँ आएगा, तो ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितने नंबर है, तो 1 2 3 4 5 नंबर है। और ये पॉइंट आपके उस तरफ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, तो आपकी जो घात लगेगी वो माइनस में लगेगी, इसकी जो घात आएगी वो पावर आएगी वो माइनस में आएगी। और कितनी पावर आएगी, इनके बीच में जितने अंक है दोनों पॉइंट के बीच में उतनी इसकी पावर हो जाएगी। तो कितने पावर है आपके, कितने अंक है, 5 अंक है, तो इसकी पावर हो जाएगी इसमें 5, 10 की घात -5 इंटू, अब पॉइंट कहाँ लग जाएगा आपकी, ये 3 और 5 के बीच में लग जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके 3.5 इंटू 10 की घात -5। इसका उत्तर आपके देख लो, 3.5 इंटू 10 की घात 5 कहाँ दे रखा है, तो इसका उत्तर आपके ऑप्शन नंबर 6 में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे तो हम इसकी जो पावर है उसका 10 इधर ले जाएंगे तो इसकी जो पावर है वो माइनस में आएगी। और हम राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे तब इसकी जो पावर है वो आपकी प्लस में आएगी। जैसे उदाहरण के लिए देख लो, ये जैसे 1 2 3 0 0 0, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो इसकी पॉइंट कहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी। अभी इधर से इधर आ रहे हैं हम, तो इसकी जो पॉइंट है वो इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएगी और इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। तो हम इसकी पॉइंट लगाएंगे 1.23, इसको लिखेंगे 1.23 इंटू 10 की पावर में लिखेंगे, ऊपर कितना आएगा, तो पॉइंट के बाद में अब कितने अंक बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 बन रहे हैं, इसको लिख लेंगे हम 10 की घात 5 लिख लेंगे। तो ये ऊपर जो लगेगा इसको हम घात के रूप में ऐसे लिख लेंगे। तो ऐसा जब हम दशमलव को इधर से लाएंगे तो ये तो हमारा प्लस में जाएगा ऊपर घात, और इधर जाएंगे तो हमारा इसको माइनस में लिखेंगे, जैसे कि 10 की घात -5 लिखा हमने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये आपके 8 MCQ आएंगे। इसके बाद में आपका जो 9वां क्वेश्चन होगा वो पहली प्रश्नावली का होगा। मैंने आपको ये भी बता रखा पूरा ब्लूप्रिंट बना के कि कौन सा क्वेश्चन आपकी कौन सी प्रश्नावली से आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो भी आप देख लेना इस वीडियो देखने के बाद में, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपका जो पेपर है वो कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आने वाला है। मैंने सारा आपको डिटेल से समझा रखा उस वीडियो में, तो वो ब्लूप्रिंट वाला वीडियो आप ज़रूर देख लेना। क्लास 8th ब्लूप्रिंट आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा अपने चैनल के नाम से। तो मैंने जो पहले वाला जो वीडियो अपलोड किया था वो वाला आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका ये कि माइनस का 19/29 और 29/-29 बराबर ये क्या है, 1 आ रहा है। अब इसको आपको बताना है कि ये गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का आपको नाम बताएं कि गुणन के अंतर्गत इसमें कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया है। तो इसमें देखो ये माइनस के 19 या आपके माइनस के 19 है और बटे में 29 है, इसका इन्होंने प्रतिलोम लिया है। क्या लिया है, प्रतिलोम लिया है। तो इनका प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, ये उल्टे हो जाएंगे, 29 ऊपर चले जाएंगे और फिर आपके माइनस के 19 नीचे आ जाएंगे। तो ये गुणन में प्रतिलोम का इन्होंने काम में लिए हैं। तो गुणन में जब भी प्रतिलोम काम में लेते हैं तो इसका उत्तर हमेशा 1 आता है। तो इसको हम क्या करेंगे, गुणन प्रतिलोम कर लेंगे। इसका उत्तर क्या लिखेंगे, गुणन प्रतिलोम। और ऐसा क्वेश्चन आपकी पहली प्रश्नावली से ये पूछा जाएगा, इसमें आपको केवल गुणन प्रतिलोम लिखना है। अब आपके प्रश्न हो सकता है कि इसकी जगह पे ये दूसरा दे दें, योजित तस्मक दे दे या गुणन तस्मक दे दे। तस्मक में तो वही उत्तर आता है और 1 आ रहा है, इसका मतलब ये गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, तस्मक में तो जैसे ये a इंटू 1 बराबर a आता है, इसको हम कहते हैं गुणन तस्मक। इसको क्या कहते हैं हम, गुणन तत्समक कहते हैं। क्या कहेंगे, इसको हम गुणन तत्समक कहेंगे। तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही नंबर आता है तो उसको हम गुणन तत्समक कहते हैं। और गुणन तत्समक का जो मान है, गुणात्मक तत्समक, इसका मान हमेशा 1 होता है और योज्य तत्समक हमेशा 0 होता है। जैसे आपसे सवाल पूछ लेंगे ये कि 2 + 3 बराबर या 2/3 और बटे में 3 + 3/4 बराबर आपको दे देंगे ये कि 4/3, 3/4 और प्लस में 2/3। ये इसमें कौन सा उपयोग गुणधर्म का उपयोग किया गया है, आपको गुणधर्म का नाम बताना है। तो फिर इसमें आपको नाम बताना है कि देखो ये a है और ये b है और ये b है और ये a है। इन्होंने क्या किया कि जोड़ में इनका जो क्रम है वो चेंज कर दिया। तो ये a + b है, जो b + a हो गया ये। तो a + b जब b + a हो जाता है तो इसको हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, इसको क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। याद रखना, इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो इसको हम क्रम विनिमय नियम में जानेंगे। और क्रम विनिमय नियम भी किस में लग रहा है, ये योग के लिए, जोड़ में लग रहा है। तो इसमें क्रम विनिमय नियम योग के लिए आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। और अगर यहाँ पे गुणा में दे रखा हो, इसको गुणा में दे रखा हो ऐसे, तो हम फिर इसको गुणा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि गुणा और जोड़ जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है। याद रखना, गुणा और जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आप 3 में 4 जोड़ें
या फिर 4 में 3 जोड़े, दोनों के उत्तर कितने आएंगे? सेम ही आएंगे, 7 आएंगे। तो ये आपके क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसी प्रकार से 3 को 4 से गुणा करें या फिर 4 को 3 से गुणा करें, दोनों के उत्तर 12 ही आएंगे। इसका मतलब गुणा और जोड़ दोनों क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। तो इसको आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से अपना ये 10वां सवाल आपके सामने है। समीकरण 5x + y बराबर 5 + 3x, इसमें आपको हल करना है, x का मान इसमें ज्ञात करना है। अच्छा, वीडियो तो आप सभी देखते हैं, लेकिन वीडियो को आप लाइक नहीं करते। लाइक नहीं करते तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ठीक है। आप अपने सभी दोस्तों के साथ में मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, और आपको वीडियो ये अपने सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है। इस थोड़ी सी जो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसको आप अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ठीक है। तो ये आपको काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो आपके दोस्त हैं जिनको अभी तक नहीं पता है कि आपको यहाँ पे गणित किस प्रकार से तैयारी करवाई जा रही है, आपके बोर्ड की जो 8वीं बोर्ड परीक्षा है उसकी शानदार यहाँ पे आपको तैयारी करवाई जा रही है, ताकि आपके 80 में से 80 नंबर आ सके। तो आप जो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ में भी शेयर करेंगे, क्योंकि माता सरस्वती का एक खजाने की विशेषता है कि सरस्वती माता का जो खजाना है ये बहुत ही अनोखी विशेषता है इसकी। सरस्वती माता का जो खजाना है उनकी अनोखी विशेषता क्या है कि जैसे जैसे हम इस खजाने को खर्च करते हैं, जैसे जैसे इस खजाने को खर्च करते हैं, ये खजाना बढ़ता जाता है, ये खजाना बढ़ता जाता है। माँ सरस्वती आपका जो हमेशा इसमें खुश रहेगी आपसे कि आप जो शेयर करेंगे तो आपकी चीज़ें जो बढ़ेगी, यानी कि आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता है। तो शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। मान लो मैं भी आपको ये ऐसा मान लेता हूँ कि मेरे को आता है, मैं आपको नहीं समझाऊँ, नहीं सिखाऊँ ये चीज़ें आपको, तो इसका जो नुकसान यही है कि वो चीज़ें वहीं पे दबी रह जाती हैं और ये चीज़ मैं आप तक नहीं पहुँचा पाता। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ताकि वो बच्चे भी इसको अच्छे से पढ़ सकें जो गांव में रहते, दूर रहते हैं, जिनके स्कूल में गणित के टीचर नहीं है, तो वो इसको अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे नंबर वो प्राप्त कर सकेंगे। तो ये इतना सा काम मेरा आप ज़रूर करना, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। कौन कौन वीडियो को शेयर करेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए, तो अब हम आपका जो सवाल है वो देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है कि समीकरण को आपको हल करना है। तो हम समीकरण को हल करने के लिए आपको वही चरों का एक तरफ पक्षांतरण करेंगे। तो x को 5x और 3x को एक तरफ ले आएंगे और अचर को आपको एक तरफ ले जाना है। तो 5 और 9 को एक साइड में ले जाएंगे। तो हम प्लस के 3x को बराबर से इधर ले आते हैं। तो ये आपकी कितनी किस में हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। तो 5x और माइनस में 3x बराबर क्या आ जाएगा? ये 9 को हम बराबर से उधर ले जाते हैं, ये आपके माइनस में हो जाएंगे। तो 5 माइनस 9 हो जाएगा। या इनको घटा लो, 5 में से 3 गए तो 2x बचेगा और इधर क्या बचेगा? 5 में से 9 जाएगा तो माइनस के 4 बचेंगे। देखो, प्लस की संख्या एक प्लस की और एक माइनस की हो तो जोड़ बाकी में इनकी घटाते हैं। क्या करते हैं? इनको घटाते हैं। एक प्लस और एक माइनस हो तो घटाते हैं और निशान जो होता है वो बड़ी संख्या का लिया जाता है। निशान कौन सी संख्या का लेंगे? बड़ी संख्या का लेंगे। अब 5 प्लस के और 9 माइनस के, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इनकी घटाएंगे। तो 9 में से 5 को घटा लो, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। अब निशान किसका आएगा? प्लस का, माइनस का। तो 5 और 9 में बड़ा कौन है? 9 बड़े हैं, तो निशान किसका आ जाएगा? आपके माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का निशान इसमें आएगा। फिर आपको x का मान ज्ञात करना है, तो ये 2 इसके भाग में चले जाएंगे। तो माइनस के 4 में हम 2 का भाग दे देंगे। तो माइनस के 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? एक माइनस की संख्या ऊपर है और नीचे जो भाग में है प्लस की संख्या, तो माइनस प्लस भाग में माइनस होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? उत्तर में माइनस आएगा और 4 में 2 का भाग देंगे। तो 2 का पहाड़ा बोलते हैं, 4 कितने बार में आते हैं? 2 बार में आते हैं। तो x का जो मान है वो कितना आएगा? आपके माइनस के 2 आएंगे। इसको आपको इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेना है। तो आपके इस प्रकार से इसका आंसर है वो कितना आएगा? माइनस के 2 आ जाएगा। आगे के सवाल में आपको उत्तर की जांच भी करनी, तो वहाँ पर भी आपको उत्तर की जांच करना सिखा देंगे। फिर आपके अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न संख्याओं में प्रत्येक के घन का इकाई अंक ज्ञात करना है। अब किसी भी संख्या का घन करना है, घन का मतलब उसको 3 बार गुणा करना पड़ेगा। मतलब जैसे ये 33 और 31 है, 33 और 31, इसको 3 बार गुणा करना है। 33 31 और 33 31। अगर इसको वहाँ पे गुणा करने आप बैठ गए तो आपको पूरा पेपर इसे गुणा करने में ही निकल जाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा गुणा हो जाएगा कि ये 4 कड़ी का 8 हो जाएगा, ये 12 कड़ी का गुणा इस प्रकार से ये बन जाएगा और पूरा पेज आपके गुणा में ही चला जाएगा। जबकि एक आधा मिनट का भी काम नहीं इस सवाल को सोल्व करने में। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, उस हिसाब से इसका इकाई का अंक वो ज्ञात कर लेना है। बिल्कुल आसान तरीका है, गुणा करने की आपको पूरा ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका उत्तर बताएंगे।
ये वाला कि ये जैसे मान लो इसका घन का इकाई अंक पता करना है तो इसका इकाई अंक देखेंगे, इसका इकाई अंक कितना है, 1 है। तो अब आप 1 को 3 बार गुणा कर दो, 1 इंटू 1 इंटू 1 कर दो, फिर इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 1, और 1 को 1 से गुणा करें तो 1 ही आएगा। तो इसका भी घन करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आएगा आपके, 1 ही उत्तर आएगा। बस फाइनल उत्तर आपकी इसका कितना लिखना है, 1 लिखना है। तो आपको पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम इसमें पहले का आंसर कि 1331 के घन का इकाई अंक, के घन का इकाई अंक, इकाई अंक ऐसे आपको वहाँ पे लिखना भी है। इकाई अंक बराबर क्या करेंगे, इस 1 को हम 3 बार गुणा कर देंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, ये 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। बस ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके 2 प्रश्न है तो इसमें 2 नंबर के हैं, तो ये आपके 1 नंबर इसमें मिल जाएंगे। फिर आपके दूसरा ये वाला कि 1027। अब 1027 को 3 बार गुणा करने मत बैठ जाना वहाँ पे कि 1027 इंटू 1027 इंटू 1027, ऐसे अगर गुणा करने बैठ गए तो फिर तो आपका पेपर इसी गुणा करने में निकल जाएगा। तो गणित के पेपर में आपको विशेष तौर पे सवालों को करते समय टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। पेपर बड़ा आता है और समय कम होता है इसमें, तो जितना आप टाइम को बचाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो फिर बाद में आते परीक्षा से बाहर आते कहते कि मेरे तो प्रश्न आते हुए भी छूट गए, मेरे को सारे क्वेश्चन आ रहे थे लेकिन टाइम कम मिलने की वजह से मैं तो पेपर छूट गया। ऐसी कई बच्चों के साथ में समस्या होती है। तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आज जो आपने गणित का ये इंग्लिश का पेपर दिया होगा तो कई सारे बच्चों का हाथ है जो दर्द करने लग गया होगा, क्योंकि बच्चे जो लिखते नहीं है। अगर आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बहुत से जो ज़्यादा फायदा इससे मिलेगा। तो गणित के सभी प्रश्नों को आपको खुद से सोल्व करना है ताकि आप परीक्षा में उसको अच्छे से सोल्व कर पाएँ। तो ये 1027 इंटू 1027 इंटू 1027 को पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसका जो इकाई का अंक है 7, बस इस 7 को ही गुणा कर देना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो 7 इंटू 7 7 7 49 इंटू 7 करेंगे तो 343 उत्तर आएगा। कितना आंसर आएगा, 343। अब 343 का इकाई अंक कितना है, 3 है, तो इसका भी इकाई अंक कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा। तो हम लिख लेंगे इसमें, इसका आंसर लिखेंगे। ये आपको रफ कार्य करना है, ये वाला 1027 के घन का इकाई अंक, के घन का इकाई अंक आपको इस प्रकार से लिखना, वहाँ पर भी कॉपी में नंबर पूरे मिलेंगे आपको। बराबर क्या लिखेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 बराबर कितना आ जाएगा, 343। बराबर उत्तर कितना लिख लेंगे, इकाई अंक कितना लिखेंगे, इकाई अंक लिखेंगे इसमें 3 लिख लेंगे। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके, 3 आ जाएगा। तो फाइनल इसका जो उत्तर है इकाई अंक वो कितना आएगा, इसमें 3 आंसर होगा और आपको आंसर यहाँ पे लिख लेना है। हमें समझ में आ गया होगा ये वाला सवाल। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपका कितना दे रखा है, 12वां क्वेश्चन दे रखा है। 12वां क्वेश्चन है कि भारती के पास 15 पेन है और मीनाक्षी के पास में 45 पेन है, दोनों पेनों के अनुपात ज्ञात करना है, दोनों पेन के अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात का सवाल तो आपके फिक्स आएगा ही आएगा। अब हो सकता है वो आपको रुपये और पैसे को अनुपात में बदलने के लिए पूछ लें, या फिर आपको मीटर और सेंटीमीटर को अनुपात में बदलने के लिए पूछ लें, किलोग्राम को ग्राम के साथ अनुपात में पूछ लें, ऐसे आपको प्रश्न बनेंगे। तो आइए हम 12वां सवाल सोल्व करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारती के पास 15 पेन है, मीनाक्षी के पास 45 पेन है, तो दोनों पेनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोनों पेनों का अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इनका जो अनुपात है वो लिख लेंगे। अनुपात लिखने के लिए इनका जो क्वांटिटी वो सेम यूनिट में होनी चाहिए, ये भी पेन है और ये भी पेन है, तो इनका हम अनुपात एक साथ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर नाम लिखेंगे, इसमें भारती नाम लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे, भारती, और इस तरफ हम अनुपात का निशान लगाएंगे। ये जो निशान है 2 बिंदियाँ लग रही है ये वाली, इसको अनुपात कहा जाता है, रेशियो कहते हैं इसको। इनको इंग्लिश में रेशियो और हिंदी में इनको अनुपात कहा जाता है। तो ये कैसे लिखेंगे, एक तरफ हम भारती का नाम लिखेंगे, एक तरफ हम मीनाक्षी का नाम लिखेंगे, एक तरफ हम मीनाक्षी का नाम लिखेंगे। भारती और मीनाक्षी दोनों का नाम लिखेंगे और फिर इनका जो यहाँ पे मान लिख लेंगे। ये भारती के पास कितने पेन है, 15 पेन, तो हम इसमें भारती के नीचे लिखेंगे इसमें 15 पेन, अनुपात में लिखेंगे मीनाक्षी के पेन कितने, 45 है। अब आपको क्या करना है कि सेम नंबर से आपको दोनों तरफ डिवाइड करना है, दोनों तरफ भाग देना है। ऐसी संख्या से भाग देना है जिसका भाग 15 में भी चला जाए और आपके 45 में भी चला जाए। आप चाहे तो सीधे ही 15 का भाग दे सकते हैं, आप चाहे तो इसमें 5 का भाग भी दे सकते हैं, आप चाहे तो इसमें 3 का भाग भी दे सकते हैं। अगर आप सीधा इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग देने पर कितनी बार जाएगा, इसमें 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा और 45 में 3 का भाग 15 बार चला जाएगा। अब आपको फिर भाग देना है तो 5 का भाग देना पड़ेगा, तो 5 का भाग 5 में 1 बार और 15 में जाएगा आपके 3 बार। तो इसका जो फाइनल उत्तर है वो कितना आएगा, 1:3 आएगा। यानी कि मीनाक्षी के पास में जो पेन है वो भारती के पेन के कितने गुना है, 3 गुना है, ट्रिपलेट है ना,
3 बार गुणा करेंगे भारतीय पेन को तभी जाके मीनाक्षी के पास के जो पेनों की संख्या आएगी। तो ये तो आपके सीधे पेन ही दे रखे थे, इसलिए इसको हमने डायरेक्ट बता दिया। मान लो इसका जो अलग अलग दे दे, जैसे ये दे दे कि 20 ग्राम का 2 किलो के साथ में 2 किलोग्राम के साथ में आपको जिसका अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ग्राम को और किलोग्राम को बराबर बनाएंगे, या तो ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे या किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटी संख्या को, जो बड़ी मान है उसको छोटे में बदल देंगे। यहाँ पे जो ग्राम दे रखा है वो वैसे ही रखेंगे 20 ग्राम, और इधर कितना हो जाएगा आपके, ये 2 किलोग्राम है। अब 1 किलोग्राम में आपको पता होना चाहिए कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर हम 2 को 1000 से गुणा करेंगे तो ये इसमें कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब फिर इसमें हम भाग दे देंगे, एक तरफ इसमें भी 0 एक तरफ इसमें भी 0, तो 0 से 0 काट देंगे, इनकी 0 में 0 इस भाग देंगे, 2 अनुपात ये आपके 200 हो जाएगा। तो 1 0 तो ऐसे कट जाएगा, 10 का भाग दे दिया हमने दोनों तरफ, 1 0 से 1 0 काट दिया। अब 2 और 200 बचे, तो 2 और 200 का हम क्या लिखेंगे इसमें, इसको लिख लेंगे हम, ये 2 का भाग दे देंगे दोनों तरफ, तो इसका हो जाएगा 1:100 हो जाएगा। तो ये 1:100 इसका आंसर कर देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, दोनों की यूनिट सेम करके ही आपको अनुपात निकालना है। जैसे ग्राम में ये किलोग्राम है तो उसको सेम बदल करके फिर इसका आंसर आपको लिखना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, उसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। 2 स्टूडेंट है, अपने 2 राइजिंग स्टार है, ठीक है, 2 राइजिंग स्टार है, जिसका नाम, एक का नाम है तारिक, एक का नाम है तारिक है, और दूसरे स्टूडेंट का नाम है चिराग, ठीक है, तारिक और चिराग, ये 2 स्टूडेंट है अपने राइजिंग स्टार है, ये इस चैनल के राइजिंग स्टार है, अपने उभरते हुए सितारे ये। और देखना आप, ये स्टूडेंट बहुत ही शानदार, आप भी देखना इनकी वीडियो, आपको इनके कमेंट आपको हर वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो ये अपने 2 विद्यार्थी हैं, और इनके वज़न का हम यहाँ पे अनुपात निकालेंगे। जैसे मान लो तारिक का जो वज़न है वो 30 kg है, कितना kg है, 30 kg है। चिराग का जो वज़न है वो 35 kg है, कितना है, 35 kg। तो इनका आपको जो रेशियो है, अनुपात है, वो निकाल के आपको बताना है कि इनका अनुपात कितना होगा। तारिक के वज़न का और चिराग के वज़न का आपको अनुपात कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसका उत्तर आप जो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको ये बताना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और ये भी बताना आपको कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, इसका भी उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये खंड अ में आपका ये हो जाएगा, ये खंड आपका शॉर्ट टाइप आंसर ये। तो लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे 13 से 22 तक। अब आपके इसमें आपके ये भी आपके शॉर्ट आंसर के रूप में ही होंगे, लेकिन आपके सत्य असत्य वाले, रिक्त स्थान वाले और आपके मिलान करने वाले, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन आपके 13वां क्वेश्चन, वो आपकी घात और घातांक वाली प्रश्नावली, 10वीं प्रश्नावली, वहाँ से पूछा जाएगा। तो आइए इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। आपको घात और घातांक की जो नियम है वो अच्छे से याद कर लेने, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं, अगर आप कहेंगे तो इसका अलग से वीडियो भी बना दूंगा 10वीं प्रश्नावली का, जिसमें आपको घात और घातांक से संबंधित टोटल जो नियम उसमें आ रहे हैं वो सारा समझा दूंगा। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट करके बताना कि घात घातांक का वीडियो चाहिए, तो उसका आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये सवाल 13वां सवाल फिक्स आपकी इसी प्रश्नावली का पूछा जाएगा, और ये सत्य असत्य में ही आपका यहाँ से बनने वाला है। तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपका ये है कि a की घात m इंटू बी की घात m का जो मान है वो ab की घात m होगा। तो जब ये घातें समान होती हैं, ये देखो पहले हम इसको समझ लेते हैं, ये आधार क्या होता है और घात क्या होती है। तो a के ऊपर अगर आपके m है, इसका मतलब क्या है कि ये m जो है वो आपके घात कहलाती है, इसको हम पावर कहते हैं, और इस a को कहा जाता है बेस, इसको आधार कहा जाता है। इस नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो इसका आधार समान होने पे घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, और घातें समान होने पे आधार को हम वैसे एक साथ लग के इसको कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसकी घातें सेम है, तो आधार हम एक साथ लिख के इसकी घातों को एक साथ लगा सकते हैं। तो ये a की घात m इंटू बी की घात m है, इसको ab की घात m के रूप में लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, इसका उत्तर आपकी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए हम इसको सोल्व करके भी देख लेते हैं। जैसे 2 की घात 3 है और 5 की घात 3 है, तो इसको हम 2 इंटू 5 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। 2 इंटू 5 कितना होगा, 10 होगा, और 10 की घात 3, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 का घन कितना होता है, 1000 होता है। तो इसका जो उत्तर है वो आपके 1000 के बराबर आता है। अब आप इसको अलग अलग सोल्व करके देखेंगे तो भी इसका उत्तर 1000 ही आएगा। जैसे 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है, और 5 की घात 3 कितना होता है, 125 होता है।
125 को 8 से गुणा करेंगे तो भी इसका उत्तर कितना आएगा, आपके 1000 ही आएगा। तो ये दोनों सही है, ये वाला जो आपके सत्य वाला हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि 10 की घात 24 में आधार का मान 24 है। अब मैं जैसे बोल रहा हूँ कि 10 की घात 24 है, तो ये घात है ऊपर, तो 10 के ऊपर जो 24 लगे हुए ये 24 तो इसमें क्या है, घात है, और ये 10 इसमें क्या है, आधार है। आधार है ना, इसका बेस है। ये जो 24 है किसके ऊपर टिके हुए, 10 के ऊपर टिके हुए, तो इसका बेस है, आधार है। जैसे अपना घर नींव के ऊपर टिका हुआ बेस, इसका नींव होती है घर की, वैसे इसमें ये इसकी नींव है, आधार है इसका। ये महल बना हुआ है 24, तो इसकी घात हो जाएगी, पावर हो जाएगी, और इसका बेस आधार हो जाएगा। तो इसकी घात कितनी है, 24 है, और आधार कितना है, 10 है। जबकि ये तो कह रहा है कि इसका आधार का मान 24 है, मतलब ये गलत कह रहा है, तो ये आपके असत्य हो जाएगा, जिसमें आपको असत्य के ऊपर टिक करना है। आपको पेपर में ही वहाँ पे टिक करना है ऐसे, ठीक है। इसको अलग से कहीं भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। रफ कार्य का आपको ज़रूर ध्यान रखना, आपको हर पेज के नीचे जो रफ कार्य का जो जगह दी जाएगी, तो वहाँ पर आप अपना रफ कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर रफ कार्य आपको नहीं करना है। तो अगला अच्छा, इसमें फिर आधार है कितना, तो आधार इसमें 10 है, और घात कितनी है, 24 है। तो 24 क्या है, इसकी घात है, और आधार का मान पूछे तो कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे, तो ये सत्य होता है। अगला सवाल आपके ये तीसरा, -5 की घात -4 और -5 की घात -2, इसका जो मान है इंटू में -5 की घात -6 होगा। देखो ये गुणा में है, और ये आधार इसका सेम ही है, -5 -5। तो जब दो संख्याओं के आधार सेम हो, a की घात m इंटू ये a की घात n हो, तो आधार समान होने पे घातें जो है वो गुणा में जुड़ जाती हैं। तो गुणा में क्या घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो a की घात कितना हो जाएगी, ये m + n हो जाएगा। ये गुणा के लिए जुड़ती हैं, और भाग में होता है तो वो घट जाती हैं। जैसे a की घात m भाजक ये a की घात n हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात m - n। ये ऊपर वाला पहले लिखेंगे और नीचे वाला बाद में लिखेंगे। तो इसका उत्तर आपके a की घात m - n के बराबर आएगा। और ये a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m + n होगा। तो भाग में तो देखो याद कैसे रखोगे, गुणा में तो आपकी घातें जुड़ती है और भाग में घातें घटती हैं। गुणा का निशान जोड़ के जैसा दिखता है इसमें, और बाकी का निशान भाग के निशान के जैसा दिखता है। ऐसे थोड़ा सा आप इसमें रिलेट करके इसको याद कर लेना, कभी भी नहीं भूलेंगे। तो गुणा में तो जुड़ेगी और भाग में घटेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी घातें जुड़ जाएगी। आधार सेम है तो आधार को एक बार लिखेंगे -5, और घातें कितनी है, -4 प्लस इसकी घात -2 है, तो -2 करेंगे, -5 इसकी घातें प्लस माइनस है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो -4 और -2 दोनों माइनस की क्या होता है, जुड़ जाते हैं, दोनों माइनस के जुड़ जाते हैं, और उत्तर माइनस में ही आता है। तो ये हो जाएगा आपके -5 की घात -6। ये भी कह रहा है कि -5 की घात -6 होगा, तो हाँ ये बिल्कुल एकदम सही बात को बोल रहा है, ये सत्य हो जाएगा। तो ऐसे आपको सोल्व करके आंसर वहाँ पे निकाल लेने। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये इसको हम सत्य कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, सत्य कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका ये चौथा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 2 की घात 5 भाजक 2 की घात -6 का जो मान है वो 2 की घात 11 होगा। ये देखो ये तो गुणा में था और ये वाला भाग में है। आधार सेम है नीचे 2 2, तो इनकी भाग में जो घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब 5 में से -6 को घटा लेंगे। तो आधार सेम है 2, इसकी घातें 5 हैं, और इसकी दूसरी घात क्या है, -6 है। तो घातें घट जाएगी, 5 में से -6 को घटाएंगे। ये माइनस तो सूत्र का लगेगा, और ये माइनस से आपके इसका मान है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपके प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपकी 2 की घात 5 + 6, और 5 और 6 कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो 2 की घात 11 का मतलब ये सही दे रखा है, ये इसका मतलब ये भी आपके सत्य हो जाएगा। तो याद रखना, आपको सवाल को सोल्व करके इसका आंसर लिखना है वहाँ पे। और ये सत्य असत्य वाले मैंने आपको जितने भी आपकी प्रश्नावली की, आपको एक बार एक वीडियो में, एक 2 घंटे का वीडियो है, और उस 2 घंटे के वीडियो में आपकी मैंने पूरी जो डेस्क वर्क है, आपकी पूरी डेस्क वर्क और एक आपकी जो क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक को दोनों को सोल्व करवा के रखा है, और आप उसको देख लेना। उसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन जो आपके वहाँ पे मिल जाएंगे। एक वीडियो मैंने आपकी बना रखा है जिसमें आपके सारे ये सत्य असत्य वाले करवा रखे हैं, इसके अलावा आपके मिलान करने वाले करवा रखे हैं, और एक आपके वो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले करवा रखे हैं। तो ये इस क्वेश्चन के लिए वो जो 4 क्वेश्चन है, ये आप इसके लिए वीडियो देख लेना, और सारे MCQ भी करवा रखे उस वीडियो में। वो 2 घंटे का एक पूरा वीडियो है, वो आप देख लेना। उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो पहले देखा है तो भी एक बार और देख लेना, आपके पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आपके 4 में से 4 नंबर आएंगे, इसमें से आपको पूरा सोल्व करके इसको ऐसे सवाल में लिख लेना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपको, जिसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। मान लो किसी संख्या की घात 0 है, किसी भी संख्या की घात 0 होती है, 0 को छोड़ के, है ना। 0 की घात 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसको हम नहीं बता सकते।
इस जीरो को छोड़ के, यहाँ p की जगह जीरो नहीं होना चाहिए। किसी भी संख्या की जो घात जीरो है तो उसका उत्तर कितना आता है, मान कितना होता है, आप कमेंट करके इसका उत्तर लिखेंगे। किसी भी संख्या की घात जीरो होती है तो उसका उत्तर कितना आता है, फिक्स उत्तर है और वो हमेशा पूछा जाता है परीक्षा में। तो अगर आपको पता है तो भी कमेंट करना, नहीं पता हो तो भी आप मुझे पूछ लेना आप कमेंट में, मैं आपको वहाँ पे आपकी रिप्लाई दे दूँगा कि इसका उत्तर क्या होता है, ताकि आपकी परीक्षा में आएगा ये क्वेश्चन तो आपके गलत नहीं होगा। तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना, नहीं पता हो और नहीं पता हो तो भी आप कमेंट कर देना, उसका उत्तर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगला जो सवाल है वो आपके 14वां सवाल है और 14वां सवाल आपको रिक्त स्थानों का पूछा जाएगा। और ये जो सवाल है वो आपको चतुर्भुजों को समझना वाली जो प्रश्नावली है, चतुर्भुज वाली जो प्रश्नावली है वहाँ से ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो चतुर्भुज वाली प्रश्नावली के आपके ये रिक्त स्थान आएंगे तो उसको आपको अच्छे प्रकार से कर लेना है। उसकी मैंने जितने भी आप अगर कहेंगे तो उसका भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके चतुर्भुज से संबंधित जितने भी रिक्त स्थान है वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम इसमें चतुर्भुज वाला देख लेते हैं। चतुर्भुज में आपके क्या क्या है, इसमें एक तो आपके आयत हैं, चतुर्भुज में एक तो चतुर्भुज है ये खुद, एक आपके आयत है, एक आपके वर्ग हैं, एक आपके समांतर चतुर्भुज है। इनकी प्रॉपर्टी, इनके गुण आपको याद होने चाहिए। समांतर चतुर्भुज हैं, एक आपके सम चतुर्भुज हैं, सम चतुर्भुज हैं, एक इसमें आपके समलंब चतुर्भुज हैं, समलंब चतुर्भुज, और एक इसमें आपके पतंग है और एक चतुर्भुज। ये पूरा जो मैटर है आपके चतुर्भुज से संबंधित है। तो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा उनको आपको अच्छी प्रकार से सोल्व कर लेना है। तो आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी ये है कि आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो आयत का जो प्रत्येक कोण वो कितना होता है, समकोण होता है या न्यून कोण होता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समकोण का मान कितना होता है। तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और न्यून कोण का मतलब 0 से 90 के बीच में, 0 से ज़्यादा और 90 से कम, वो न्यून कोण होता है। इसको एक्यूट एंगल कहा जाता है, जबकि समकोण को राइट एंगल कहते हैं। इसका मान 90 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं कि वर्ग और आयत, जैसे ऊपर क्वेश्चन आया था और मैंने आपको पूछा था कि वर्ग आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो आपने कमेंट करके बताया कि इसका उत्तर 90 डिग्री होता है। तो जिन्होंने भी 90 डिग्री उत्तर लिखा है आयत का प्रत्येक कोण, वो इनको बिल्कुल सही है। तो आयत का जो प्रत्येक कोण है वो समकोण होता है और उसको हम क्या लिखते हैं, 90 डिग्री लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, समकोण लिखेंगे और आपको इसमें भर देना है समकोण। तो आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, समकोण होता है। इसी प्रकार से आपको वर्ग का भी प्रत्येक कोण याद कर लेना है, कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और अगला सवाल देख लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन अपना ये कि उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग में नहीं होता है। तो उत्तल बहुभुज क्या होता है, अवतल बहुभुज क्या होता है, तो आपको ये विकर्ण के आधार पे पता कर लेना है। ठीक है, उसकी आकृति के आधार पे बता देंगे। जैसे ये वाला आकृति, जैसे इसके जब हम विकर्ण खींचेंगे, ये पंचभुज है और पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है वो आपको पता है। आप विकर्णों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, और भी बता देंगे आपको। जैसे ये वाला एक पंचभुज है, इसमें कितनी भुजा है, 5 भुजा हैं। 5 भुजा है तो इसमें विकर्ण जो आएंगे वो इसके सारे के सारे विकर्ण अंदर आएंगे। विकर्ण होते क्या है, विकर्ण होता है सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड। इसके आमने सामने के शीर्षों को मिलाएंगे तो इसके जो ये वाला जो रेखाखंड है वो इसका विकर्ण कहलाता है। जैसे ये वाला विकर्ण हो जाएगा। तो इसके जो सारे के सारे विकर्ण हैं, इसके सारे के सारे जो विकर्ण हैं वो कहाँ पे होते हैं, इसके सारे के सारे विकर्ण इसके अंदर वाले भाग में ही स्थित होते हैं। तो ये वाली जो आकृति आपको दिखाई दे रही है वो आपको इसमें पंचभुज के सारे के सारे विकर्ण हैं और ये इसके सारे विकर्ण अंदर है। तो ये कौन सी आकृति हो जाएगी, कौन सा बहुभुज हो जाएगा, ये उत्तल हो जाएगा। ये कौन सा होगा, आपके उत्तल बहुभुज हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, उसको हम उत्तल बहुभुज कहेंगे। अब जिस बहुभुज के सारे विकर्ण अंदर ही होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज कहते हैं। तो उत्तल बहुभुज का विकर्ण का कोई भी भाग कहाँ पे नहीं होता है, अंदर वाले को कहते हैं अंतर्भाग और बाहर वाले को कहते हैं बहिर्भाग। तो इसका जो विकर्ण देखो कहीं भी बाहर नहीं है, तो हम ये लिखेंगे कि उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता है। तो हम ये लिखेंगे बहिर्भाग में नहीं होता है। इसको क्या लिख लेंगे यहाँ पे, बहिर्भाग में नहीं होता। फिर बहिर्भाग में किसका होता है, तो बहिर्भाग में जो होते हैं वो अवतल बहुभुज का जो विकर्ण होता है उसका एक विकर्ण है जो इसमें बाहर की ओर हो सकता है। तो अवतल बहुभुज कैसा बनता है वो भी देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार की जो आकृति होती है, ये इस प्रकार की जो आकृति होती है जिसमें इसका जो विकर्ण देखेंगे ये वाले अब इसका एक विकर्ण खींचेंगे। जैसे ये वाली आकृति बना रहे हैं हम, इसमें इसका जो एक विकर्ण खींचेंगे तो एक विकर्ण इसका बाहर आएगा, ये वाला जो विकर्ण है वो इसका बाहर आएगा। तो इसके ये आमने सामने के शीर्ष मिलाएंगे जिसका विकर्ण देखो बाहर वाले भाग में, तो इसको अवतल बहुभुज कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, अवतल बहुभुज कहा जाता है। और अवतल बहुभुज का जो विकर्ण होता है वो उसमें बाहर की ओर हो सकते हैं, जबकि उत्तल बहुभुज में कोई भी विकर्ण उसका बाहर नहीं होता है। तो ये बातें आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब आपको
सभी का पंचभुज हो, या परीक्षा में आपको यहाँ पे षटभुज पूछ ले, पंचभुज की जगह पे षटभुज पूछ ले, या यहाँ पे सप्तभुज पूछ ले, या यहाँ पे आपको अष्टभुज पूछ ले, तो आपको तो सारे चीज़ों को तो रट के नहीं रख सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका अंतःकोणों का जो योगफल है वो निकालना आना चाहिए। देखो सभी जो बहुभुज होते हैं उसके बहिष्कोणों का जो योग है, आपको बहिष्कोणों का जो योगफल पूछे तो बहिष्कोणों का तो योगफल सभी के लिए बराबर होता है। बहिष्कोणों का योग सभी बहुभुजों के लिए, सभी बहुभुजों के लिए आपके बहिष्कोणों का योग फिक्स होता है, और वो कितना होता है 360 होता है। आपको अगर बहिष्कोणों का प्रत्येक मान ज्ञात करना है, प्रत्येक कोण ज्ञात करना है तो 360 में भुजाओं की संख्या का भाग दे देंगे तो प्रत्येक कोण आ जाएगा, और भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको प्रत्येक बहिष्कोण का भाग दे देना है, भुजाओं की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके बहिष्कोणों का तो कोई मतलब है नहीं, इसमें हमें ध्यान रखना है इसमें अंतःकोणों का योगफल। अंतःकोणों का योगफल भुजाओं की संख्याओं के आधार पर अलग अलग होता है, तो आपको अंतःकोणों का योगफल निकालना आना चाहिए। तो किसी भी n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल, ये क्या होता है आपके n-2 इंटू 180 होता है। n-2 इंटू 180 होता है, ये आपको सूत्र है, याद रखना। ये सभी भुजाओं का जो अंदर के जो कोण बनते हैं उनका योगफल होता है, और प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करना हो तो फिर इसमें हम भुजाओं की संख्या का भाग दे देते हैं। लेकिन अभी हम केवल योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल के लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे n-2 इंटू 180। अगर आपको इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ ज्ञात करनी है, त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों की जोड़ ज्ञात करनी है, तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, n बराबर 1 2 3 है, n बराबर 3 लेंगे। तो यहाँ पर आपको n की जगह पे कितना लिखना है, 3 लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 3-2 इंटू 180। अब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 को 180 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा आपके 180 डिग्री आएगा। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों की योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मान लो त्रिभुज की जगह पे आपको चतुर्भुज का पूछ ले कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो अंतःकोण है उनका योगफल कितना होता है, तो n बराबर कितना लेंगे, इसमें हम 4 लेंगे। तो यहाँ पर n की जगह पे कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 2 को 180 से गुणा करेंगे तो इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा आपके 360 आएगा। तो चतुर्भुज एक ऐसी बहुभुज है आकृति है जिसके सभी अंतःकोणों का योग उसके सभी बहिष्कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि चतुर्भुज के सभी के बाहर कोणों का जोड़, इसके बाहर वाले का योग और इसके अंदर वाले का योग हमेशा बराबर आता है। अंदर भी 360 होता है और बाहर वाले का भी सभी का योगफल कितना होता है, 360 होता है। तो ऐसे आपके बहुभुज का नाम पूछे तो आपको क्या नाम बताना है, चतुर्भुज आपको नाम बता देना है, जिसके अंतःकोणों का योगफल उसके बहिष्कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये तो हो गया आपके चतुर्भुज में। अब आपके पंचभुज का पूछा है तो n की जगह पे कितना लिखेंगे, पंचभुज में n बराबर 5 हो जाएगा। जैसे ये वाली आकृति आपके पंचभुज की, इसमें 5 भुज हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये आपके n बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। तो जहाँ पर n है वहाँ पे 5 लिखेंगे, तो 5 - 2 करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 को 180 से गुणा करेंगे तो 0 लगा के 18 को 3 से गुणा करो, 18 तिया 54 होते हैं, 540 उत्तर आएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके 540 आएगा। तो इस प्रकार से आपको उत्तर निकाल के वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको पंचभुज का बताया, आप हमें कमेंट करके अष्टभुज का बताएंगे कि अष्टभुज जो होती हैं, अष्टभुज उसमें सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज का मैंने निकाल के बताया आपको, वैसे ही आपको इसमें अष्टभुज का आपको पूछ सकते हैं तो अष्टभुज का निकाल लेना। ठीक है, तो अष्टभुज में 5 की जगह पे 8 लिख लेना, 8 में से 2 घटा के आपको फिर यहाँ पे गुणा कर देना 180 से। जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो उम्मीद करता हूँ ये जब भी आपके अंतःकोणों का योगफल पूछेंगे तो वो वाला सवाल अब आपके कभी भी गलत नहीं होगा। कोई सी भी आकृति का आपकी अंतःकोणों का योगफल पूछ लें, आपकी भुजाओं की संख्या दे रखी है तो भुजा में से 2 कम करके उसको 180 से गुणा कर देना, डायरेक्ट आंसर आपके आ जाएंगे। तो ये आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। अब हम अगला सवाल देखते हैं, आपके जो क्वेश्चन नंबर है आपके 4, चौथे का, इसमें 14वें का चौथा क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को करते हैं। तो आपके समांतर चतुर्भुज के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। ये समांतर चतुर्भुज के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज एक प्रकार से आयतीय, ये समांतर चतुर्भुज जो होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समांतर होती है। ये वाली भुजा इसके समांतर होती है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर और बराबर होती हैं। इसको हम नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी हो जाएगा। आपको क्रम से नाम देने, ए बी सी और डी ऐसे चलना है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी डी, लेकिन आपको बीच में नहीं छोड़ना है। जैसे यहाँ ए लिख लिया, यहाँ सी, यहाँ बी लिख लिया, यहाँ सी लिख लिया, यहाँ बी लिख लिया, यहाँ डी लिख लिया, तो ये गलत हो जाएगा। आपकी इसी क्रम में आपको लिखना है। तो ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब आपको इसमें क्या करना है, विकर्ण के बारे में बताना है। इसके विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण होता है आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड।
तो इसमें आमने सामने के कौन से, ए का सम्मुख हो जाएगा आपके सी, ये इसका सम्मुख हो जाएगा, ए और सी सम्मुख है, या आमने सामने, तो एक एस सी इसका विकर्ण है, एस सी इसका विकर्ण है। दूसरा इसमें विकर्ण हो जाएगा बी और डी, तो बी और डी को मिलान कर लेंगे, ये दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, दूसरा विकर्ण बी डी। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपकी एक विकर्ण छोटा है और एक विकर्ण बड़ा है, एक विकर्ण छोटा होता है और एक विकर्ण बड़ा होता है, तो इसके विकर्ण वो बराबर नहीं होते हैं। जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण बराबर नहीं होते, याद रखना, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, इज नॉट इक्वल टू लगाना पड़ेगा। लेकिन इसका जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को ओ बिंदु पे, यहाँ पर बीच में एक ओ बिंदु है, इस ओ बिंदु पर दोनों को बराबर भागों में बांटेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है इसमें डाइसेक्ट करते हैं, वो दो बराबर भागों में बांटते हैं, इसको बाइसेक्ट भी कहते हैं। तो दो बराबर भागों में ये बांटते हैं, तो बराबर भाग में बांटेंगे तो इनकी लंबाई भी बराबर हो जाएगी। जैसे ये एस सी है, एस सी के बीच में ओ है, ठीक है, ये ओ है, तो ये ए ओ और ओ सी बराबर हो जाएगा, तो ये ए ओ और आपका ओ सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका बी ओ और ओ डी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन विकर्ण जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, समद्विभाजित करते हैं। इसी प्रकार से जो आपका ये तो समांतर चतुर्भुज है, लेकिन आयत के बारे में पूछ लें तो आयत के कितने विकर्ण होते हैं। ये एक आयत है आपके सामने, इसको नाम दे देते हैं हम ए, इसको देते हैं बी, इसको देते हैं सी और इसको डी दे देते हैं। इसमें एक तो विकर्ण एस सी हो जाएगा, दूसरा विकर्ण आपका बी डी हो जाएगा। इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं और दोनों विकर्ण बराबर भी होते हैं। तो ये एस सी बराबर क्या हो जाएगा, आपका बी डी हो जाएगा। अगर विकर्ण बराबर है तो आयत होता है, और विकर्ण बराबर नहीं है तो फिर आपका समांतर चतुर्भुज होता है। बाकी भुजा इसकी भी आमने सामने की बराबर होती है और भुजा इसकी भी आमने सामने की बराबर होती है। अंतर कितना है, केवल विकर्ण का। विकर्ण बराबर है तो आयत है, विकर्ण बराबर नहीं है तो फिर आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो ये बात आपको अच्छी प्रकार से याद रखनी है। इसकी भुजाएं जो होती है समांतर चतुर्भुज की वो आमने सामने की बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं इसमें समांतर चतुर्भुज में, लेकिन आयत में विकर्ण इसके बराबर होते हैं। भुजाओं की बात करें तो ये ए बी का जो मान है वो सी डी के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होती है, और ये ए डी का जो मान है वो बी डी के बराबर आता है। तो दूसरी हम भुजा लिखेंगे इसमें कि ए डी का जो मान है वो आपके बी डी के बराबर आता है, सॉरी बी सी के बराबर आता है, ए डी का मान बी सी के बराबर आता है। और क्या याद करना है इसमें, इसमें आपके सम्मुख जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये समांतर चतुर्भुज हैं तो इसके जो आमने सामने के कोण होंगे वो बराबर होंगे। कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा। ए का मान इस सी के मान के बराबर आता है। मान लो ए का मान यहाँ पे आपको 70 डिग्री दे रखा है, तो सी का मान भी कितना होगा आपके, ये भी आपके 70 डिग्री ही होगा। तो कोण ए बराबर मान लो 70 डिग्री है, तो कोण सी बराबर भी आपकी कितना आ जाएगा, 70 डिग्री ही आएगा। इसी प्रकार से कोण बी और कोण डी का मान भी बराबर होता है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, कोण बी बराबर कोण डी होता है। मान लो कोण बी का मान आपको 110 डिग्री दे रखा है, 110 डिग्री दे रखा है, तो कोण बी अगर 110 डिग्री तो कोण डी का मान भी आपके 110 डिग्री ही आएगा। तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, वो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। याद रखना, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन विकर्ण दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर दो भागों में बांटते हैं। एक और बात आपको याद रखनी है, आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग। ये आसन्न कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण का जो योग है वो संपूरक होता है। योग क्या होता है, वो संपूरक होता है। संपूरक का मतलब ऐसा होता है दो कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाए। आसन्न कोण का मतलब दो लगातार कोण, दो पड़ोसी कोण को जोड़ेंगे, जैसे ए और डी को जोड़ेंगे तो इसका योग 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो कोण ए प्लस कोण डी दे दें आपको तो इसकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर आती है। कोई से भी दो कोण ले लो, लेकिन वो पड़ोसी होने चाहिए। जैसे बी और डी और सी, कोण डी और कोण सी का जो जोड़ है वो 180 डिग्री के बराबर आती है, इसको हम संपूरक कहते हैं। कोण बी और कोण सी भी पड़ोसी है, ये बी और ये सी ये भी पड़ोसी है, इनकी जोड़ भी आपके 180 डिग्री के बराबर आती है। कोण ए और कोण बी भी पड़ोसी है, तो ये भी जोड़ आपके 180 डिग्री के बराबर आती है। तो अगर आपको एक कोण दे दें तो इसका दूसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं हम, एक कोण की सहायता से बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो ये वाला दे रखा आपको कि कोण ए का जो मान है वो 70 डिग्री है या 110 डिग्री है, आपको कोण बी का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि इसके आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण ए प्लस कोण जो बी है इसकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगी। कोण ए का मान हमें 110 डिग्री दे रखा है, तो इसकी जगह हम 110 डिग्री लिख लेंगे और प्लस में बी बराबर 180। कोण बी का मान ज्ञात करना है, तो कोण बी बराबर हो जाएगा 180 प्लस के 110 इधर आएंगे तो आपके माइनस में चले जाएंगे,
तो माइनस में 110, 180 में से 110 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके 70 डिग्री बच जाएगा। तो आप इसमें देख लो कोण बी का मान 70 डिग्री है और कोण ए का मान 110 डिग्री है। जब आपके सामने कोण ए बराबर आपके 110 डिग्री है तो कोण सी का मान ज्ञात कर लेंगे, ये भी कितना आएगा आपके 110 डिग्री आएगा। और कोण बी बराबर आपने ज्ञात कर लिया कितना है 70 है, तो कोण डी का मान भी कितना होगा आपके 70 डिग्री ही होगा। तो इसका जो उत्तर है वो आपको कितना लिखना है यहाँ पे समद्विभाजित लिख देना है, समद्विभाजित लिखेंगे, ठीक है। जैसा आपको दे रखा वैसा उत्तर आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसका उत्तर आपको यहाँ पे लिखना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा और ये आपके आयत वर्ग वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, चतुर्भुज वाला जो पार्ट है आपके वहाँ से पूछा जाएगा। पूरा वीडियो बना रखा है, इसका आप देख लेना, जिसमें मैंने आपको सारे जितने भी आपके रिक्त स्थान है वो सारे के सारे करवा रखे हैं। अब हम देख लेते हैं आपके मिलान करने वाला। मिलान करने वाला जो प्रश्न है वो आपके बीजीय व्यंजक वाला जो आपके पार्ट है उससे पूछा जाएगा, बीजीय व्यंजक वाला पार्ट। बीजीय व्यंजक वाले पार्ट से इसमें मिलान करने वाला पूछा जाएगा। तो आइए हम इसको देख लेते हैं, गुणा करना सीख लेते हैं। मिलान करना है माइनस के 7p को, माइनस के 7p को हमको 7r से मिलान करना है, ठीक है। ये माइनस के 4p है ना, 4p, तो माइनस के 4p को 7r से मिलान करना। तो आपको ध्यान रखना वहाँ पे नंबर को गुणा कर देना है, इंटू कर रखा तो इंटू कर देना है पे। माइनस के 4 को गुणा कर लो प्लस के 7 से, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 28 हो जाएगा। अब आप इसमें ऑप्शन में मिलाओ किधर कि 28 किस में आ रहा है, 12 आ रहा है, 4 आ रहा है, 28 आ रहा है, 16 आ रहा है। तो अपना उत्तर इससे वो किसके साथ में मिलेगा, ये आपके फर्स्ट वाला 3 के साथ में मिल जाएगा। ऐसे इसको मिलान कर लेना है। दूसरा है 2p और 8q, इसको मिलान करना है तो 2 और 8 को गुणा करो, 2 × 8 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। अब आप इसमें मिलान करो 16 किस में आ रहा है, 12, 4 और 16, अपना उत्तर 16pq वाला हो जाएगा। बस मिलानी तो करनी है आपको, वहाँ पे आपको इसका उत्तर मिलान कर लेना है 16pq के साथ में। फिर आपका ये गुणा करना है, ये 3p, इसको गुणा करना है 4 - 8q से, तो इसको गुणा करेंगे दोनों के साथ में। ये 3p आपके 4 और 8 दोनों से गुणा होगा, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे 3 चौक 12p हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 8 24, और ये p को q से गुणा करें तो pq हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा आपके 12p - 24pq। ये 12p - 24pq आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, तो इसको हम ए से मिलान कर लेंगे। आपको वहाँ पर ऐसे ही मिलान करना है। फिर आपके बचा हुआ है उसको लास्ट कोशिश से मिलान कर लेंगे, उसको देख भी लेंगे सही है गलत है। जैसे ये 4p और 5p है, तो 4 और 5 को गुणा करेंगे तो 4 × 5 कितना होता है 20 होता है। अब आपके 20 इसमें कहाँ दे रखा है, 20 बस एक में ही दे रखा है, तो इसको इसी से मिलान कर लेंगे, बचा हुआ अपना यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको इसको मिलान करके लिख लेना, ये 4 में से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। गणित में तो बहुत ही आसान से सवाल आएंगे और इसी प्रकार के आपके पेपर आएगा। और आप फोड़ क्या होगी, अगर आपने मैंने जो वीडियो बना रखी है वो देख लिए तो ज़रूर मैंने जो वीडियो बना रखी है वो आप देख लेना, आपका फुल में से फुल मार्क्स जो गणित में आ जाएंगे। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप बहुत ही लक्की विद्यार्थी हैं, बहुत ही भाग्यशाली विद्यार्थी हैं। आप में से जैसे मान लो शुरू में 10 विद्यार्थियों ने वीडियो शुरू किया था देखना, लेकिन अभी आप 10 में से केवल 2 या 3 विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आप जो बहुत ही ईमानदार और सीरियस स्टूडेंट है पढ़ाई के प्रति, तभी आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं। बाकी जो रियल पेपर के चक्कर में दौड़ रहे थे कि रियल पेपर मिलेगा, आपने देखा होगा इंग्लिश का आपको रियल पेपर किसी ने नहीं बताया होगा, कोई नहीं बताता ऐसे रियल पेपर, किसी के पास में रियल पेपर ऐसे नहीं आता है। रियल पेपर सीधा आपके एग्जाम में ही आता है, उसके अलावा आपको बाहर कहीं पे भी आपको रियल पेपर नहीं मिलेगा। बहुत टाइट सिक्योरिटी के साथ में ये आपके थाने में रहते पेपर, और पुलिस वालों से आपके कोई भी जो पेपर नहीं ला सकता है। ये ध्यान रखना आपको कि रियल पेपर आपको एग्जाम के अलावा और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। गणित का भी रियल पेपर आपको, जो आपका पेपर है गणित का 30 मार्च, तो 30 मार्च को 2 बजे ही आपका पेपर मिलेगा, उससे पहले आपको रियल पेपर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने और अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करनी, ताकि आपका जो रियल पेपर आएगा उसको आप आसान से कर पाएंगे। तो ये आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन आएगा 15वां, इसको ऐसे मिलान कर लेना है और पूरे में से पूरे नंबर आपके छाप के आ जाना है। अगला प्रश्न फिर आपकी 16वां क्वेश्चन, जो कि आपकी आंकड़ों का प्रबंधन वाली प्रश्नावली उसमें से आएगा। आंकड़ों का प्रबंधन में से भी प्रायिकता वाला जो सवाल है, प्रायिकता, तो प्रायिकता का सवाल आपके ये 16वां क्वेश्चन होगा। 16वां क्वेश्चन में प्रायिकता से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं एक अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए, जिसमें प्रायिकता के सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में निपटा देंगे और 4 में से 4 नंबर आपके फुल में से फुल मार्क्स दिलवा देंगे। तो ये 16वां क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। एक अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रायिकता का सूत्र याद कर लेना है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम, और बटे में क्या लिखते हैं, कुल परिणाम लिखते हैं, बटे में लिखते हैं कुल परिणाम। तो जब भी ताश की बात आएगी
तो कुल परिणाम हमेशा कितने आएंगे, 52 आएंगे। ये कुल परिणाम आएंगे 52। और प्रायिकता में हमेशा छोटी संख्या ऊपर आती है और बड़ी संख्या नीचे आती है। कभी भी प्रायिकता का मान ऐसे नहीं मिलेगा आपको 3/2 प्रायिकता में नहीं मिलेंगे। तो याद रखना, प्रायिकता का मान ऊपर छोटी संख्या होती है और नीचे बड़ी संख्या होती है। तो प्रायिकता का मान जब भी निकाले तो ये आप उत्तर मिला करके देख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। अब आपको 52 पत्तों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि 52 पत्ते कैसे होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ताश के बारे में, पत्तों के बारे में बता देता हूँ। तो आइए हम ताश के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे तो आपने ताश कार्ड्स देखे होंगे, प्ले कार्ड्स जो होते हैं वो देखे होंगे और आपने इनको खेला भी होगा, लेकिन अपन यहाँ पे इनको सीखना है कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो टोटल जो पत्ते होते हैं ताश के पत्ते, वो कार्ड्स जो होते हैं वो आपके 52 होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। अब 52 कार्ड्स जो होते हैं वो 2 कलर के होते हैं, 2 रंग के होते हैं। रंग के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो आधे तो हो जाएंगे आपके काले रंग के और आधे हो जाएंगे आपके लाल रंग के। तो आधे का मतलब 52 का आधा कितना हो गया, 26 हो गया। तो 26 तो हो जाएंगे आपके काले रंग के और 26 हो जाएंगे आपके लाल रंग के। ये 2 रंग के जो पत्ते होते हैं, काले काले 26 रंग के और लाल लाल 26 रंग के। तो 26 पत्ते लाल रंग के और 26 पत्ते आपके काले रंग के हो जाएंगे। फिर काले रंग के जो पत्ते उसमें 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है हुकुम का पत्ता और एक होता है चीड़ी का पत्ता। हुकुम के पत्ते के ऊपर ये काला पान बना होता है, ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये हुकुम के पत्ते होते हैं, ये हुकुम का पत्ता होता है। और चीड़ी वाले पत्ते के ऊपर आपको ऐसे आपको कुछ फूल जैसे आकृति दिखाई देती है, ये वाला। जैसे ये वाला जो पत्ता है ना, ये वाला, ये आपके चीड़ी के पत्ते कहलाते हैं। और इसमें जो बचे हुए लाल रंग के वो भी देख लेते हैं। लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं, इसमें 13 पत्ते तो लाल पान के होंगे और 13 पत्ते आपके ईंट के होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके लाल पान जो होता है वो आपके हार्ट की तरह होता है, ये हार्ट जो होता है आपका हृदय उसकी तरह होता है, ये पान की तरह आपके दिखता है। तो ये आपके लाल पान है। जबकि ये जो ये आपके चौकोर बन रहा है ये आपके क्या हो जाएगा, ये डायमंड होता है, इसको हम ईंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ईंट कहते हैं। तो ये 4 जोड़ियाँ बनी, 4 जोड़े होते हैं इसमें, 13 पत्तों के 4 जोड़ी पत्ते होते हैं। तो ये टोटल पत्ते आपके सामने इस प्रकार से होता है। तो ये जो ऊपर ए लिखा हुआ इसको इक्का कहते हैं, ए को क्या कहते हैं, इक्का कहते हैं। और ये दूरी होती है तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नहला और दहला होती है। फिर इसके बाद में ये जे, क्यू और के, जे, क्यू और के जो होते हैं इनके ऊपर फोटो बने होते हैं। देखो ये तस्वीर वाले पत्ते कहलाते हैं, इनको क्या कहते हैं, फेस कार्ड कहते हैं। तो फेस कार्ड वाले टोटल कितने हो जाएंगे, एक तो जे होता है, एक क्यू होता है, एक आपका के होता है। ये जे, क्यू, के क्या होता है, जे का मतलब जे होता है गुलाम कहते हैं इसको, क्यू मतलब क्वीन, ये बेगम कहते हैं इसको, और के का मतलब किंग होता है जिसको हम बादशाह कहते हैं। तो आपके इसमें ये गुलाम कितने होते हैं, तो 4 गुलाम होते हैं। गुलाम कितने होते हैं, 4 गुलाम होते हैं। और बेगम कितनी होती है, 4 बेगम होती है। और बादशाह कितने होते हैं, 4 बादशाह होते हैं। तो 4 + 4 + 4 बराबर ये फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो 12 पत्ते ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फोटो बने होते हैं, इसको हम फेस कार्ड कहते हैं। इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं। इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। कुल इक्के 4 होते हैं, कुल आपके गुलाम 4 होते हैं, कुल बेगम 4 होते हैं, कुल बादशाह आपके 4 होते हैं। फिर इसमें से अलग अलग पूछे कि लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, तो लाल रंग के 2 बादशाह होते हैं, ईंट का बादशाह और आपके लाल पान का बादशाह। काले रंग के बादशाह कितने होते हैं, तो काले रंग का हुकुम का बादशाह और आपका चेड़ी का जो बादशाह वो काले रंग का होता है। तो 2-2 इसमें हो जाएंगे। फिर जैसे लाल पान की ईंट पूछे, लाल पान की बेगम, तो लाल पान की बेगम एक ही होती है, लेकिन लाल रंग की पूछे तो फिर आपकी 2 हो जाएगी इसमें। तो ये आपके इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा हम फेस कार्ड के बारे में और देख लेते हैं। ये जो के होता है इसको किंग कहते हैं, इसको बादशाह कहा जाता है। बादशाह टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। फिर आपकी ये क्यू जो है उसको हम बेगम कहते हैं, क्वीन होती है ये, और ये 4 होती हैं। और ये जे जो है उसको हम जेक कहते हैं, इसको गुलाम कहा जाता है। टोटल ये कितने होते हैं, फेस कार्ड, ये मुख्य कार्ड होते हैं, इनको हम फेस कार्ड के नाम से जानते हैं। चेहरा वाला बना होता है इसके ऊपर, तो इसको फेस कार्ड कहते हैं। और ये कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो अब हम आपका जो वो सवाल इसको देख लेते हैं। इक्के कितने होते हैं, इक्के आपके 4 होते हैं, बेगम 4 होती है, बादशाह 4 होते हैं और गुलाम भी 4 ही होते हैं। तो प्रायिकता के सूत्र में हमेशा याद रखना आपको, प्रायिकता में अनुकूल परिणाम ऊपर लिखेंगे और कुल परिणाम नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि प्रायिकता ज्ञात करनी आपको इसमें एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। तो आपको पता होगा काले रंग के बादशाह कितने होते हैं, कुल बादशाह तो होते हैं 4। कुल बादशाह कितने होते हैं, कुल बादशाह होते हैं आपके 4। किंग कितने होते हैं, 4 किंग होते हैं। इसमें से 2 तो लाल रंग के होते हैं और 2 काले रंग के होते हैं। तो काले रंग के बादशाह कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा और बट्टे में कुल परिणाम कितना होगा, 52 होगा। फिर हम 2/52 को काटेंगे, इसको काट के लिखेंगे। तो 2 को काट देंगे, 2 के पाड़े से 1 बार कटेगा और 52 कटेगा 2 के पाड़े से 26 बार। इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा आपके 1/26 आएगा। ऐसा आपको वहाँ पे लिखना है। दूसरा प्रश्न आपके लाल रंग का पत्ता। तो लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं, टोटल कितने पत्ते, 52 पत्ते हैं। इसमें 26 तो लाल रंग के होते हैं और 26 आपके काले रंग के होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो लाल रंग के कितने पत्ते हुए, 26 पत्ते हुए। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम ऊपर लिखेंगे इसमें।
26 ऊपर लिखेंगे और आपके टोटल पत्ते नीचे लिखेंगे। तो 26 तो ऊपर लिखेंगे और टोटल 52 नीचे लिखेंगे। जिसकी पूछी गई ना उसकी संख्या ऊपर लिखते हैं और टोटल जो नंबर होते हैं वो पत्तों की वो नीचे लिखते हैं। तो 26/52। अब 26 और 52 ये 2 के पार से काट दो, इसको 2 के पार से काटेंगे तो 26 13 बार कटेगा और 52 आपका 26 बार कट जाएगा। फिर इसको और काट दो 13 के पार से, तो 13 एकम 13 ये 1 बार कटेगा और 26 आपके 2 बार कट जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो प्रायिकता में हमेशा ध्यान रखना नीचे वाली संख्या बड़ी होती है और ऊपर वाली संख्या छोटी होती है। प्रायिकता का मान कभी भी उल्टा नहीं होगा, ऐसे जैसे 3/2 कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके है कि इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो इक्के कितने होते हैं आपके? टोटल 52 में से 4 इक्के होते हैं। 52 में से 4 इक्के होते हैं, तो इसमें अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे और टोटल परिणाम कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम 52, तो 4/52 को हम काटेंगे तो 4 के पार से 4 को काटेंगे 1 बार कटेगा और 52 कटेगा आपके 13 बार। अब चाहे तो इसको 2 के पार से भी काट सकते हैं, 2/26 हो जाएगा। फिर इसको 1/13 भी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके 4, जो इसमें तीसरा क्वेश्चन इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी आएगी? 1/13 हो जाएगी। अगला प्रश्न है लाल रंग की बेगम। अब देखो लाल रंग की कितनी बेगम होती है? लाल रंग की 2 बेगम होती हैं। एक तो आपकी लाल पान की होती है, एक तो आपके लाल पान की होती है, एक आपके जो डायमंड होता है ईंट, उसकी भी जो बेगम है वो लाल रंग की ही होती है। इस प्रकार की जो बेगम होती है वो भी आपके लाल रंग की ही होती है। तो लाल रंग की 2 बेगम होती है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम हो जाएंगे आपके 2 और बटे में कुल परिणाम हो जाएगा 52। 2/52 को काटेंगे 1/26 इसका उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रायिकता वाले सवाल सोल्व करें। उम्मीद करता हूँ प्रायिकता का कोई भी सवाल आ जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। देखिए मैं पूछता हूँ आपको एक प्रश्न, उसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे कि 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाता है, उसके बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। उसके किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक तो ये बताना है, एक आपको बताना है लाल पान का गुलाम। लाल पान का गुलाम बताना है कि लाल पान के कितने गुलाम आएंगे 52 में से, वो आप कमेंट करके बताना। दोनों की प्रायिकता आपको कमेंट करके बतानी है। और एक आपको हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता, मान लो 52 में से कोई हुक्म का पत्ता निकालना चाहें तो हुक्म के पत्ते की प्रायिकता कितनी होगी, या आप कमेंट करके तीनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। 52 में से टोटल हुक्म के पत्ते कितने होते हैं उनकी संख्या ऊपर लिखनी है और टोटल 52 आपको नीचे लिख के काट के इसका आंसर निकाल लेना है। तो और भी आप कमेंट करके बता देना कि आपको जो प्रायिकता वाला सवाल ये समझ में आया या नहीं आया। नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको अलग से और वीडियो में ये प्रायिकता का जो कंसेप्ट है पूरा समझा देंगे। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लेना, बता देना, उसका अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा। अगला सवाल आपका है फिर आपके खंड ब में, जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसमें आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसमें आपको 9604 के वर्गमूल ज्ञात करने, तो 9604 के यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। साइड में आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेने। यहाँ पर हम भाग देंगे 9604। सबसे पहले 2 का भाग देंगे इसमें, तो 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 9 में 4 बार चला जाएगा, 1 बचेगा 16 हो जाएगा तो 8 बार चला जाएगा, 0 और ये 2 बार चला जाएगा। फिर हम भाग देंगे इसमें 4802 में, फिर हम भाग देंगे इसमें 2 का, तो 2 का भाग देंगे तो इसमें भाग चला जाएगा 0 2, 4 में 2 बार चला जाएगा, 8 में 4 बार, 0 का 0 और 2 में 1 बार चला जाएगा। ये कितना आ गया हमारे पास में? ये 2401 आ गया। फिर इसमें हम भाग देंगे 3 का, क्योंकि लास्ट में 1 है तो 2 का तो भाग नहीं जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे। 3 का भाग देने के लिए जोड़ के देखते हैं, 2 + 4 + 0 + 1, ये 4 2 6 और 1 7 हो रहा है। इसका मतलब 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। इसमें 5 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है। फिर हम 7 का भाग देके देखेंगे, तो 7 का भाग इसमें चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 बार जाएगा। फिर बचेंगे आपके 3, 30 हो जाएंगे। फिर 30 में 7 का भाग जाएगा 4 बार, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेंगे 4 बार, ऊपर से उतरेगा 1, 21 हो जाएगा। 21 में 7 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। तो कितनी बार भाग चला गया? ये 343 बार भाग चला गया। अब आपको 343 में वापस 7 के भाग देने हैं। हम ये जानते हैं कि 343 7 के गण है, तो इसमें 7 के भाग जाएगा, वो 49 बार जाएगा। फिर 49 में भाग देंगे, वो 7 बार जाएगा, और 7 में 49 में 7 का भाग 7 बार चला जाएगा, और 7 में 7 का भाग 1 बार चला जाएगा। अब फिर आपको इनके अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पे लिख लेना है। तो इसको आप वर्गमूल याद करना है, तो यहाँ पे इसको वर्गमूल का निशान लगा के लिखेंगे। अंडर ये 9604 इसको बराबर में लिखेंगे, इसको भी अंडर में लिखेंगे। देखो ये जो निशान है इसको वर्गमूल का निशान कहते हैं। ये किसका निशान है? ये वर्गमूल का निशान होता है। और इसमें अगर आपके 3 लगा दे बाहर, यहाँ पर बाहर अगर इसमें 3 लगा दे तो ये किसका हो जाएगा? आपके फिर घनमूल का हो जाएगा। ये क्यूब रूट का होता है। ये स्क्वायर रूट है, और अकेला है तो स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे 3 लगा हुआ है तो आपको क्यूब रूट है, ध्यान रखना। तो अभी हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं, 2 2 के जोड़े बनाएंगे। तो पहले हम लगा लेते हैं इसको।
2 2 7 7 7 7 लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 और गुणे में 7 गुणा 7। फिर हम बनाएंगे इसके 2 2 के जोड़े। इस 2 का जोड़ा बन जाएगा, एक 7 का जोड़ा बन जाएगा, एक और 7 का जोड़ा बन जाएगा। जो डबल डबल के जो बनाए अपने पेयर बनाए, इनको हम यहाँ पे एक एक बार लिखेंगे। तो एक बार तो इस यहाँ से 2 आ जाएंगे बाहर, तो एक तो 2 लिखेंगे। एक बार हम यहाँ पे 7 लिख लेंगे, ये तो एक 7 आ जाएगा। एक बार आपका ये एक और 7 आ जाएगा, तो 7 × 7 हो जाएगा। तो इसको हम गुणा करेंगे तो 2 × 7 7 कितने होते हैं? 49 होते हैं। और 49 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 98 आ जाएगा। तो इसका जो वर्गमूल है वो कितना है आपके 96। 04 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा आपके 98 आएगा। यानी कि आपको 98 से 98 का गुणा करके देखेंगे तो इसका उत्तर आपके 9604 आएगा। तो इस प्रकार से आपको जो इसका उत्तर वो 98 ज्ञात कर लेना है। अब आपके यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पे कोई दूसरी संख्या पूछ लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारे आपको पूछ लेंगे 1600 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 1600 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 1600 का वर्गमूल कितना होता है। ठीक है, ये उत्तर आप कमेंट करके बताना, ये आपके परीक्षा में ऐसा प्रश्न बनेगा ये। फिर हम आपका अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी समांतर से चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो इनके सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि आसन कोणों का जो मान क्या होता है, जैसे ये चतुर्भुज आपके सामने, ये एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। इसके आसन कोण कौन कौन से होंगे? पड़ोसी कोणों को आसन कोण कहा जाता है। A, B, C और D, इसके कोई सभी 2 पड़ोसी को ले लेंगे तो उनकी जो जोड़ है वो 180 डिग्री के बराबर आती है। तो हम इसमें ये मान लेते हैं, एक तो A मान लेते हैं और एक हम B मान लेते हैं। तो इनका जो अनुपात है वो आपको दे रखा है। तो आसन कोणों का अनुपात कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इनको x के साथ में लिखेंगे। जब भी अनुपात में दे दे आपको तो उसको x के साथ में लिखेंगे। तो माना कि इसको मान करके इसको सवाल को सोल्व करेंगे। माना कि चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का जो मान है वो 3x और 2x है, ये लिख लेंगे इसमें। माना कि चतुर्भुज के आसन कोणों का मान, आसन कोण, चतुर्भुज के आसन कोण क्या है हमारे पास में? एक तो 3x है और एक आपका 2x है। एक को तो मानेंगे हम 3x और दूसरे को मानेंगे हम 2x। अब हम ये जानते हैं कि आसन कोणों का जो योग है वो संपूरक होता है। आसन कोणों का योग वो संपूरक होता है। ये हम कोण A ले लेंगे और ये वाला कोण हम B ले लेंगे, तो ये कोण A और ये कोण B हो जाएगा। तो इसमें हम ये लिखेंगे कि आसन कोणों का योग संपूरक होता है। इस एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको यहाँ पे कि समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग या आसन कोणों का योग कितना होता है? वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको हम संपूरक कहते हैं, संपूरक होता है। ये लाइन आपको याद करनी है। आसन कोण, 2 लगातार कोणों की जोड़ 180 डिग्री के बराबर आती है। तो इसमें ये कोण A और कोण B का जो जोड़ है वो आपकी 180 डिग्री के बराबर आ जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे कोण A प्लस कोण B बराबर कितना आएगा आपके 180 डिग्री आ जाएगा। तो फिर हम इसको लिख लेंगे कि कोण A बराबर कितना आएगा आपके, ये 3x मान लेंगे इसको। ठीक है, ये 3x हो जाएगा। तो ये आपके 3x हो जाएगा, कोण A बराबर 3x हो जाएगा। और कोण B बराबर कितना आएगा आपके 2x होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। अब 3x और 2x को जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके 5x हो जाएगा। 5x बराबर 180 डिग्री। आपको x का मान ज्ञात करना है, तो ये इसमें x बराबर कितना हो जाएगा 180/5। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 180 में 5 का भाग दे देंगे तो 5 का भाग 18 में 3 बार जाएगा, 5 या 15, 3 बचेंगे तो 30 हो जाएंगे, 5 संग 30 हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर है x का मान वो कितना है 36 डिग्री आ गया। तो x का जो मान है वो 36 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, इसके सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो आपको कोण A का मान भी ज्ञात करना है, B का भी ज्ञात करना है, C का भी ज्ञात करना है और D का भी ज्ञात करना है। तो हम ये जानते हैं कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो पहले हम कोण A को ज्ञात कर लेते हैं, फिर इससे C का ज्ञात हो जाएगा। कोण B को ज्ञात कर लेते हैं, उससे कोण D का हो जाएगा। तो पहले हम कोण A का ज्ञात करते हैं। तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा, कोण A बराबर हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। यानी कि 3 इंटू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 3 इंटू 36 कितना होता है, ये आपके 108 होता है। 3 संग 18, 9 और 1 10 हो जाएगा। 110 डिग्री 108 डिग्री ये हो जाता है। अच्छा, कोण A और कोण C दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों आसन कोण सम्मुख कोण है। तो इसका भी मान कितना आएगा आपके 108 डिग्री ही आएगा। कारण क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण है। कारण क्या है इसमें, सम्मुख कोण है। फिर हम कोण इसमें B और D का भी ज्ञात कर लेते हैं। तो कोण B कितना है हमारे पास में, तो कोण B जो है वो हमारे पास में 2x है, जो कितना आ जाएगा 2 × x, x का मान 36 बराबर कितना आएगा आपके 72 डिग्री। तो कोण B और कोण D का मान भी आपके बराबर होगा क्योंकि दोनों सम्मुख कोण है।
तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तो इसका भी मान आपके 72 डिग्री ही आएगा। इस प्रकार से आपको चारों कोणों के मान लिख लेने हैं। कोण बी और कोण डी दोनों सम्मुख कोण के कारण बराबर होंगे। तो ये वाली लाइन आपको यहाँ पे लिख लेनी है। और नीचे भी आप लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं इसमें कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? तो बराबर होते हैं। फिर हम कर लेते हैं आपका 19वां सवाल। 19वां सवाल आपके सामने है ये। इसमें आपको एक 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में आपको अंतर बताना है, जबकि ब्याज आपका वार्षिक संयोजित है। तो आपको 2 तरह के ब्याज ज्ञात करते हैं, एक तो चक्रवर्ती ब्याज और एक साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता है वो तो हर साल ये कुल जितने भी वर्ष हैं उन सभी का एक साथ कर देते हैं, जबकि चक्रवर्ती ब्याज में जैसा ब्याज की जो दर होती है, जैसे वार्षिक है तो हर साल हिसाब किया जाएगा, अर्धवार्षिक हुई तो 6 महीने में हिसाब करते हैं, और त्रैमासिक होता है तो हर 3 महीने में इसका हिसाब किया जाता है। तो साधारण ब्याज में तो जितना समय उसका टोटल हिसाब एक साथ कर लेते हैं, जबकि चक्रवर्ती ब्याज में जिस हिसाब से ब्याज की दर होती है इस हिसाब से हम अलग अलग टाइप से इसका ब्याज निकालते हैं। तो पहले तो आपको दोनों का ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर इनको घटा लेना है। बड़ा मान जो भी आएगा उसमें से साधारण ब्याज को या चक्रवर्ती ब्याज को घटा लेंगे। तो हमेशा याद रखना चक्रवर्ती ब्याज ज़्यादा होता है और साधारण ब्याज कम होता है। साधारण ब्याज कम होता है और चक्रवर्ती ब्याज ज़्यादा होता है। तो अंतर जब भी ज्ञात करना हो तो चक्रवर्ती ब्याज में से साधारण ब्याज को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें इसका साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। साधारण ब्याज के लिए ये तो 12,000 तो इसका मूलधन होता है, 2 वर्ष इसका समय हो जाएगा और दर कितनी आपकी 10% है। तो सबसे पहले मूलधन, समय और दर लिखेंगे, फिर साधारण ब्याज का सूत्र लगा के इसमें साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। तो ये हमने आपके जो मूलधन है वो लिख लिया। मूलधन कितना है? 12,000 रुपये। समय कितना है? 2 वर्ष है। और दर कितनी है? 10% है। मूलधन ये सरल ब्याज का या साधारण ब्याज का, इसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, SIB कहते हैं इसको। तो इसको मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, समय को T कहते हैं टाइम, और दर को हम रेट कहते हैं, R से लिखते हैं। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा PRT/100, या हिंदी में इसको याद रखो तो समुद्र बटा 100 करेंगे। समुद्र का मतलब क्या है? स से आपके समय हो जाएगा, मूल से मूलधन और दर से दर लिखेंगे। तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 हो जाएगा। तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, और इसमें मान लिख लो। इसमें मूलधन कितना है? तो मूलधन है आपके 12,000 रुपये। तो 12,000 इंटू समय कितना है? 2 वर्ष है, इंटू दर कितना है? 10% है, और बट्टा में कितना आ जाएगा आपके? 100 आ जाएगा। तो इसके 100 के 2 जीरो से 12 के 2 जीरो कट जाएंगे, या फिर इसका 1 जीरो और इसका 1 जीरो काट दो, और 10 के 1 जीरो से इसका 12,000 का 1 जीरो काट देंगे। तो बचेगा कितना आपके? ये बचेगा इधर 1,200 रुपये। तो 1,200 इंटू 2 बचेगा, 1,200 को 2 से गुणा करें तो ये कितना आ जाएगा? 2,400 रुपये ये इसका साधारण ब्याज आ जाएगा। ये क्या है? इसका सरल ब्याज है या साधारण ब्याज है। इसका क्या है? साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज कितना है आपके? 2,400 रुपये आया। अब इसी का आपको वापस चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवर्ती ब्याज का जो सूत्र है वो अलग होता है। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का जो सूत्र है वो आपको ये याद रखना है कि चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय माइनस मूलधन। जब भी ब्याज ज्ञात करना हो तो मूलधन को घटाएंगे, और केवल मिश्र धन ज्ञात करना हो तो मिश्र धन में हम फिर मूलधन को नहीं घटाते हैं। तो ब्याज सहित मूलधन को मिश्र धन कहा जाता है। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन प्लस ब्याज को हम क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। इसको अमाउंट कहा जाता है। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको मूलधन लिखना पड़ेगा। तो मूलधन कितना 1,000 रुपये है? 12,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे हम इसको 12,000 रुपये। तो मूलधन के नीचे लिखेंगे हम इसमें 12,000 रुपये इंटू आपके 1 प्लस दर कितनी है? 10% है, तो 10 बटा ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और समय कितना ऊपर घात 2 लग जाएगी। समय 2 वर्ष है तो 2 लग जाएगा, माइनस इसमें हम मूलधन को घटाएंगे तो 12,000 रुपये को हम यहाँ पे घटा लेंगे। ये पूरा सोल्व करने के बाद में फिर लास्ट में आपको ये 12,000 रुपये घटाने हैं। तो पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने के लिए आपको पहले कोष्टक को हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस कोष्टक को हल करते हैं। तो 12,000 के 12,000 ही आएंगे ये, तो इनटू ये जो दे रखा है 1 प्लस 10 बटा 100, इसको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से आपको जोड़ करना सिखा देता हूँ। जब भी यहाँ पे 1 दे रखा हो और ये नीचे 100 हो तो इसकी जोड़ करने के लिए आपको इस 100 में ऊपर की संख्या जोड़ करके डायरेक्ट इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी इसकी जोड़? 100, और इसमें 1 प्लस 10 बटा 100 की जोड़ आपके 110 बटा 100 हो जाएगी। तो इसका योग कितना हो जाएगा? ये 110 बटा 100 हो जाएगा, क्योंकि इसका लघुत्तम लेंगे तो 100 आएगा। 1 का भाग देंगे 100 में 100 बार जाएगा। 100 प्लस
100 का भाग 100 में एक बार, एक को 10 से गुणा करें तो 10, तो 100 + 10 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो इसको मैं सीधा बताता हूँ, जब बीच में प्लस हो ना तो ये नीचे वाली संख्या को ऊपर वाले में जोड़ के डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस हो तो फिर ऊपर वाली संख्या को नीचे में से घटा के ऊपर वाला लिख लेंगे। तो इसका उत्तर कितना लिखेंगे हम यहाँ पे 100 में 10 जोड़ दो तो इसकी कितना हो जाएगा 110/100 हो जाएगा, और इसकी घात कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, और माइनस में आएगा आपके 1200। उम्मीद करता हूँ ये वाला डायरेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप एलसीएम लेके भी इसकी जोड़ कर सकते हैं। माइनस होता तो हम 90 लिख लेते हैं, यहाँ पे 100 में से 10 घटा तो 90/100 हो जाता। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, तो ये आ जाएगा आपके, देखो इसके एक जीरो से इसका एक जीरो कट जाएगा, फिर हम 11/10 को 2 बार लिख लेंगे, तो 12,000 इंटू ये 11/2 2 बार है, तो 11/10 को 2 बार लिखेंगे, 11/10 इंटू 11/10, और माइनस में क्या लिखेंगे 12,000 लिख लेंगे। अब आपको यहाँ पे इसके जीरो से 10 के जीरो से 12,000 के जीरो काट देने, इसके दोनों जीरो से इसके 2 जीरो काट देना है। बचेगा क्या हमारे पास में, तो संख्या बचेगी हमारे पास में ये, इधर तो बचेगा आपके 120 इंटू इधर क्या बचेगा आपके 11 इंटू 11 बचेगा, तो 11 को 11 से गुणा करें तो कितना आएगा 121, माइनस इसमें से जो गुणा करने के बाद में जो भी उतरेगा उसमें से हम 12,000 को माइनस कर देंगे। तो आपको यहाँ पे इसको 121 से गुणा कर देना है, 121 को 120 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 0 0 0, 2 से गुणा करें तो 2 4 2, और 1 से गुणा करें तो 1 2 1 हो जाएगा, 1 2 और 1 आ जाएगा ये। अब इनको क्या करना है जोड़ कर लेनी है, तो 0 का 0 आएगा, और ये 2 आ जाएंगे, ये 4 और 1 5 आ जाएगा, और इधर कितना आएगा आपके 4 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, तो 14,000 आपके कितना आ जाएगा 520 आ जाएगा। तो इसकी जोड़ की गुणा कितना आएगा आपके 14,520 आएगा। फिर इसको हम गुणा कर माइनस कर लेंगे, 12,000 माइनस कर देंगे तो मूलधन माइनस कर देंगे इसका, तो आपके चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है तो फिर इसमें से घटाएंगे, तो 14,220 में से हम 12,000 को घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 2,520 रुपये बचेंगे, 2,520 रुपये बचेंगे। तो ये आपके क्या है चक्रवर्ती ब्याज है। तो आपको ज्ञात करना है अंतर ज्ञात करने के लिए आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना पड़ता है। तो चक्रवर्ती ब्याज तो है 2,520 रुपये, और ये सरल ब्याज है आपके 2,400 रुपये। तो ज़्यादा कौन सा 2,400 ज़्यादा है या फिर चक्रवर्ती ब्याज? चक्रवर्ती ब्याज हमेशा ज़्यादा होता है, तो हम चक्रवर्ती ब्याज में से इस सरल ब्याज को घटा लेंगे। चक्रवर्ती ब्याज कितना है 2,520, इसमें से घटाएंगे सरल ब्याज 2,400। जब इसको घटाएंगे तो इसका जो उत्तर है वो आपके सामने हो जाएगा। तो ये इसका जो उत्तर है 0, फिर ये 2, 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो अंतर कितना आएगा आपके 120 रुपये का अंतर आएगा। यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में कितने का अंतर आया 120 रुपये का अंतर इसमें आएगा। तो ऐसे इस सवाल को आपको सोल्व करके निकालना है। अगला सवाल है फिर आपकी 20वां सवाल है। 20वां सवाल आपके ये सीधा और प्रतिलोम अनुपात वाली जो प्रश्नावली है 11वीं प्रश्नावली उससे पूछा गया कि ये आपके 11.2 का सवाल नंबर 5 है ये, कि एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यानी कि 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन है जो पर्याप्त पहले से है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा? पहले पैसे कितने पशु हैं 20 पशु तो पहले से है, और कितने आ गए 10 पशु और आ गए। तो अब कितने पशु हो गए पशुशाला में 20 + 10 कितने पशु हो जाएंगे 30 पशु हो जाएंगे। तो पहले पशु कम थे और अब पशु बढ़ गए। पहले पशु कम थे तो भोजन ज़्यादा दिनों तक चल रहा था, अब पशु बढ़ गए तो फिर भोजन आपके कम दिनों तक चलेगा। यानी कि आपके जो संबंध है वो कैसा संबंध है, इसमें अनुपात जो कैसा अनुपात है, ये सीधा अनुपात है या फिर प्रतिलोम अनुपात है? तो ये आपके प्रतिलोम है, उल्टा अनुपात है कि अगर पशुओं की संख्या बढ़ेगी तो भोजन की जो दिनों की संख्या वो कम बढ़ जाएगी, और पशुओं की संख्या कम होगी तो भोजन जो ज़्यादा दिनों तक चलेगा। यानी कि एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ता है तो आपके सीधा अनुपात है, लेकिन एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है तो फिर आपके वो प्रतिलोम अनुपात में लिखा जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे ये प्रतिलोम अनुपात में। तो इसकी आपको एक टेबल बना लेनी है। ऊपर तो एक तो आपको x अक्ष की टेबल बनानी है, एक आपको y अक्ष की टेबल बना लेनी है। तो सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है यहाँ पे, जिसमें आप पशु लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पशु और इसमें लिखेंगे हम भोजन, पशु और भोजन। पशु कितने पशु हैं, पहले तो आपके 20 पशु थे तो 20 पशु ऊपर लिख लेंगे, और भोजन कितने दिनों तक चल रहा था 20 पशुओं के लिए 6 दिनों तक चल रहा था, यहाँ लिख लेंगे हम 6 दिन। ये दिनों की संख्या हो जाएगी 6 दिन। और फिर आपको दिनों की संख्या लिख ली हमने 6 दिन, तो यहाँ भोजन की जगह पे आप दिन भी लिख सकते हैं, दिन, ठीक है, दिन, इसको पूरा दिन में भी लिख सकते हैं। अब आपके पशु कितने हो गए 20 + 10 कितने हो गए पशु, 10 पशु और आ गए तो अब कितने हो गए 30 पशु हो गए। तो अब भोजन कितने दिन तक चलेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो ये 30 पशु
का जो भोजन है वो ये 6 दिन का भोजन अब कितने दिन चलेगा वो आपको ज्ञात करना है। तो ये ऊपर वाली x अक्ष होती है और नीचे वाली ये y अक्ष होती है, इसको मान लेंगे हम y। तो इसमें हम क्या करना है, इस y का मान हमें ज्ञात करना है कि 30 पशुओं के लिए भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो ये भोजन और पशुओं का जो संबंध है वो कैसा संबंध है, वो आपके प्रतिलोम संबंध है। अगर पशुओं की संख्या बढ़ेगी तो भोजन के दिनों की संख्या कम हो जाएगी, और भोजन की संख्या अगर आपके बढ़ेगी तो फिर इसमें पशुओं की संख्या वो कम हो जाएगी। ये एक दूसरे के कैसा संबंध है, इसमें प्रतिलोम संबंध है। प्रतिलोम अनुपात होने के कारण इनको हम उल्टा लिखते हैं। तो अभी हम इसको प्रतिलोम अनुपात में लिख लेते हैं। तो यह एक पशु, एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, यहाँ पशुओं की संख्या और भोजन के दिनों की संख्या, भोजन के दिन की संख्या एक प्रतिलोम अनुपात है। कैसा अनुपात है इसमें, प्रतिलोम अनुपात है। जब प्रतिलोम अनुपात है तो आपको इनको उल्टा लिखना पड़ेगा। प्रतिलोम अनुपात में क्या लिखते हैं, ये ऊपर तो हो जाएगा आपका x1 y1 हो जाएगा, ये नीचे वाला हो जाएगा आपका ये x1 ये x2 हो जाएगा, x1 और x2 हो जाएगा, ये नीचे वाला आपके y1 और y2 हो जाएगा। तो जब भी अनुपात आपके प्रतिलोम लिखा जाता है तो उसको हम उल्टा ही लिखेंगे। जैसे x1 बटा x2 तो ये तो सीधा लिखेंगे, लेकिन प्रतिलोम होगा तो उसको उल्टा लिखेंगे। अब ये y2 ऊपर लिखेंगे और y1 नीचे लिखेंगे, ये याद रखना आपको। तो यहाँ हम इसको लिख लेंगे, ये x1 का मान कितना है, ये 20 है, x1 की जगह 20 लिखेंगे। तो 20 बटा x2 कितना है, 30 है, तो यहाँ लिख लेंगे 30। बराबर में y1 कितना है, y1 6 है, और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका y1 नहीं, ऊपर हम y2 लिखेंगे तो y2 का मान कितना है, y है, और बट्टे में y1 कितना आ जाएगा आपके 6 आ जाएगा। अब इसको क्रॉस गुणा करके y का मान ज्ञात करना है। तो ये 6 को हम इधर भाग में तो गुणा में ले जाएंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 6 और बट्टे में आ जाएगा आपका 3। तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके 12 में 3 का भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा आपके 4 दिन। देखो पशु की संख्या बढ़ गई है, 20 से 30 हो गए, तो भोजन की जो दिनों की संख्या वो 6 से घटकर कितनी होगी, 4 दिन ही रह जाएगी। तो पशु के बढ़ने से भोजन की दिनों की संख्या घटेगी, कम हो जाएगी, और पशु के कम होने पे भोजन की दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। मान लो इसमें से 5 पशु किसी और जगह पे चले गए तो फिर 15 ही पशु रह जाएंगे, तो भोजन 6 दिन की जगह पे ज़्यादा दिन आपका चलेगा। तो ये प्रतिलोम संबंध में जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा इस प्रश्नावली का केवल आपके एक ही सवाल आएगा, वो भी आपकी ये 4 नंबर का आएगा। ये जो प्रश्नावली है प्रतिलोम और सीधा अनुपात वाली 20वां जो सवाल होगा वो आपकी इसी प्रश्नावली का होगा, और ये आपके केवल एक ही सवाल आएगा, वो भी 4 नंबर में पूछा जाएगा। 21वां सवाल आपके सामने कि समीकरण को हल करके इसके उत्तर की जांच करनी है। तो पहले हम समीकरण को लिख लेंगे वापस। समीकरण है हमारे पास में 3 कोष्टक t-3 और बराबर में 5 कोष्टक 2t+1 हो जाएगा, या 2t+1 हो जाएगा। इस 3 का और 5 का अंदर गुणा कर देंगे तो 3 का t से करेंगे तो ये 3t हो जाएगा, और -3 का 3 से करेंगे तो +-3 × 9 हो जाएगा। बराबर में 5 का 2t से करेंगे तो 5 दूनी 10t हो जाएगा ये, और प्लस में 5 एकम 5 हो जाएगा। अब t वाले को एक तरफ लेंगे और 9 बिना t वाले को एक तरफ ले जाएंगे, तो बाई टी पी करेंगे। पक्षांतरण करने पर ये 9 तो हम इसको इस 9 को हम इधर रख लेते हैं, और ये वाले जो प्लस के 3t उसको इधर ले जाते हैं। तो ये हम इसके में माइनस का 9 इधर रखेंगे और प्लस के 5 इधर आएंगे तो माइनस के 5, और बराबर में क्या बचेगा 10t, और प्लस के 3t बराबर से इधर आएंगे तो माइनस के 3t हो जाएगा। तो 9 माइनस के और ये आपके माइनस के 5, ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 14 हो जाएंगे, माइनस के 14 हो जाएगा। और बराबर में कितना बचेगा, 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा आपके 7t बचेगा। तो t का जो मान है वो कितना आएगा, इसमें ज्ञात करें तो इस t का इस -14 में भाग दे देंगे, इधर गुणा में बराबर से इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -14/7, और बराबर में बचेगा अपना t का मान ज्ञात करना है। तो t का मान ज्ञात करने के लिए -14 में 7 का भाग देंगे, जो कितनी बार जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, भाग देंगे तो अब 14 में 7 का भाग आपके 2 बार जाएगा। तो t का जो मान आया वो कितना आया आपके -2 आया। अब आपके उत्तर की जांच करें तो जहाँ पे ये t है वहाँ पर आपको -2 लिखने हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे उत्तर की जांच करनी है। तो उत्तर की जांच करेंगे तो ये आपके जो समीकरण वाली प्रश्नावली है उसका सवाल ये एक चर वाले जो समीकरण है वो वाली प्रश्नावली है। तो समीकरण से आपको इसको हल करना है, 4 नंबर का आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ये। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो 2 नंबर तो आपके मान ज्ञात करने के हैं, हल करने के, और 2 नंबर आपकी जो उत्तर की जांच करने के नंबर मिलेंगे। टोटल आपके 4 नंबर हो जाएंगे। तो उत्तर की जांच भी आपको लिखनी है यहाँ पे। सबसे पहले वापस समीकरण को लिखेंगे हम इसमें। समीकरण है हमारे पास में
3 कोष्टक टी माइनस 3 बराबर 5 कोष्टक 2t और प्लस में 1। अब जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे आपको माइनस के 2 लिखने, तो यहाँ पे लिखेंगे हम t बराबर माइनस का 2 रखने पर, t बराबर माइनस का 2 रखने पर जहाँ पे t है वहाँ पे माइनस के 2 लिखो। तो सबसे पहले इसको हम वापस लिखेंगे, ये आपके 3 के 3 ही आएंगे और इसकी जगह पे आ जाएगा आपके t की जगह पे आएगा माइनस के 2। तो माइनस के 2 और माइनस का 3 पहले से ही है, बराबर में आएगा आपकी ये 5 कोष्टक 2 इंटू माइनस का 2 और प्लस में 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 इंटू दोनों माइनस माइनस के जुड़ेंगे तो माइनस के 5 हो जाएगा। इधर आपका ये गुणा करेंगे इसको, तो 5 को बाद में गुणा करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी माइनस के 4 हो जाएंगे, तो माइनस के 4 और प्लस का 1, इनको गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा आपके माइनस के 15 हो जाएगा, 3 और 5 15 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके 5 इंटू ये माइनस के 3 माइनस के 4 और प्लस का 1, कितना बचेगा आपके माइनस का 3 बचेगा। इसको भी गुणा करेंगे तो इधर माइनस का 15 है और इधर आपके 5 दिए माइनस के 15 है, दोनों बराबर आ गए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे LHS बराबर RHS, इसका मतलब अपना उत्तर बिल्कुल सही है। ऐसे आपको इसका उत्तर की जांच भी करनी है और 2 नंबर तो उत्तर की जांच के मिलेंगे और 2 नंबर आपके सवाल को हल करने के मिलेंगे। तो 2 नंबर तो आपके इधर मिलेंगे और 2 नंबर आपके इधर मिलेंगे, टोटल आपके 4 नंबर इस समीकरण को हल करने के मिलेंगे। फिर आपका जो अगला सवाल है वो सवाल नंबर 22 है। सवाल नंबर 22 में आपको एक पाई चार्ट बनाना है, जो कि आपके आंकड़ों का प्रबंधन वाली जो प्रश्नावली है उससे पूछा जाएगा। तो पाई चार्ट में इसको प्रदर्शित करना है। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको इनका जो केंद्र का जो कोण है वो आपको कोण ज्ञात करना पड़ेगा, आपके जिसका जो कोण है वो आपको कोण यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो कोण निकालने के लिए आपको पहले 2018 का कोण ज्ञात करेंगे, फिर 2019 का कोण, 2020 का कोण, 2021 का कोण ऐसे ज्ञात करेंगे। तो 2018 का कोण, वर्ष 2018 का कोण, केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे तो ये ऊपर लिख लेंगे, इसका मान कितना है 20 है, तो 20 तो हो जाएंगे इसमें ऊपर। 2018 में घायलों की संख्या 20 और बट्टे में कुल कितने हैं 72, तो 72 नीचे लिखेंगे। और कोण ज्ञात करें तो इसको हम 360 से गुणा कर देंगे, ये 360 और 72 कट जाएंगे, ये 36 के पहाड़े से कट देंगे, 36 के पहाड़े से ये कटेगा आपके 10 बार और ये कटेगा आपके 2 बार, फिर 2 के पहाड़े से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 दाएँ 20, तो बचेगा कितना ये आपके 100 बचेगा। तो इसको लिखेंगे हम 10 इंटू 10 बराबर कितना आ जाएगा आपके 100 डिग्री आ जाएगा। तो वर्ष 2018 का कोण कितना आया, ये आपके 100 डिग्री आ गया। नेक्स्ट है फिर आपके 2019 का भी ज्ञात करेंगे। ऐसे 2019 का कोण ज्ञात करेंगे, तो कोण ज्ञात करने के लिए 2019 में कितने घायल हुए, तो 12 है इसमें, तो 12 बटे कुल कितने हैं 72 इंटू 360 करेंगे, तो इसको काट देंगे। 36 के बार से 10 बार कटेगा और ये 36 दूनी 72 बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 2 के बार से 2 एक बार और 12 कटेंगे 6 बार, तो क्या बचेगा 6 इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से 2020 का कोण ज्ञात करना है, तो ये 2020 का ज्ञात करेंगे। तो 2020 में आपके इस कितना आ जाएंगे, ये 2020 का जो कोण है वो आएगा आपके 18 बटे 72 और इंटू में 360 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा और ये कटेगा आपके 2 बार, फिर इसको 2 के बार से काट लेंगे, ये 10 बार और ये 2 बार, 2 के बार से काटेंगे 2 एक बार और 18 कटेंगे 9 बार, तो ये कितना हो जाएगा आपके 9 इंटू 10 बराबर ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको 2021 का भी बताना है, तो 2021 का भी कोण बनाएंगे। तो 2021 के लिए आपके 22 तो ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे हम इसमें 72 इंटू 360 करेंगे, तो उसको काट देंगे 36 के पार से, ये 10 बार कटेगा और ये 72 कटेंगे 2 बार, 2 के पार से 2 एक बार, 22 कटेंगे 11 बार, संख्या क्या बचेगी 11 इंटू 10 बराबर 110 डिग्री हो जाएगा। अब आपको इसकी पाई चार्ट यहाँ पे बना लेनी है। वैसे तो आपकी जगह इसकी ज़्यादा आएगी, अभी तो ये पेपर इसलिए आपके कम है, बाकी आपकी कॉपी में बहुत ज़्यादा इसकी जगह मिल जाएगी आपको। पहले आपको एक व्रत बना लेना है, आपको एक बड़ा सा, ठीक है, प्रकार से एक अच्छा सा बड़ा व्रत बना लेंगे, फिर इसके एक केंद्र लगा देंगे, जहाँ प्रकार का नोक लगा वहाँ पे इसको केंद्र बना देंगे और एक सीधी लाइन हम यहाँ पे खींच लेंगे, एक लाइन खींच ली। फिर आपको बनाना है 2018 का कोण कितना है 100 डिग्री, तो डी को यहाँ पर लिख के रख के यहाँ पे एक लाइन खींच के डी को यहाँ पर आपको एक 100 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये तो हो जाएगा 90 का, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा मैं अंदाज से बना रहा हूँ इसको, ये हो जाएगा आपके 100 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये आपके वर्ष 2018 का है। और फिर आपको 2019 का बताना है, तो ये 12 यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा, तो 60 का थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा। ये आपकी इसकी संख्या लिख लेंगे, इधर तो आपके ये 20 आ जाएगी और इधर आ जाएगा आपके ये 12 2018 में। फिर हम 2019 में देखेंगे तो ये आपके 60 ये
20 में देखेंगे तो इसमें आपके 90 डिग्री, तो इसका आपको 90 डिग्री ऐसे बना लेना है। इसका जो कोण है वो आपकी 90 डिग्री का बन जाएगा। तो ये आपकी कितने 90 डिग्री में 18 है, और बचा हुआ आपके 21 का है, तो ये कितना हो जाएगा आपके 110 डिग्री का, जो कि 90 से ज़्यादा होगा। तो ये वाला जो कोण है आपके 110 डिग्री का बच जाएगा बाकी, और इसमें आप कितने लिखेंगे 22 लिख लेंगे। तो ये इस प्रकार से आपका जो पूरा पाई चार्ट है वो बन जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है आपके ये बीजगणितीय, इसमें आपके जो गुणनखंड वाली प्रश्नावली है उस गुणनखंड वाली प्रश्नावली से एक ही सवाल आएगा, और वो भी आपके 8 नंबर का आएगा। तो गुणनखंड आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है। जितने भी आपकी प्रश्नावली में दे रखे गुणनखंड वाले वो आपको सभी सॉल्व कर लेने। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता देना, इसका अलग से आपको वीडियो यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपके इसमें 4 गुणनखंड दे रखे और चारों ही गुणनखंड आपको करने हैं। बढ़िया बात यह है कि आपको इसमें अथवा में मिलेंगे, यानी कि या तो ये 4 वाले करने हैं या फिर इसके नीचे वाले ये वाले 4 आपको करने हैं। तो ये चारों हम पहले कर लेते हैं, फिर आपके बाकी के इसमें 4 भी कर लेते हैं। सबसे पहला है जैसे इसका p² + 6p + 8। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर p अकेला है तो आपको क्या करना है 8 के टुकड़े करने हैं, जिनको जोड़े हैं घटाएं तो आपके 6 आ जाएँ और गुणा करने पे 8 आ जाएँ। तो ऐसी संख्या करनी जैसे इसमें a बराबर कितना है 1 है, b बराबर कितना है 6 है, और c बराबर कितना है 8 है। a को c से गुणा करेंगे तो आपके 8 एकम 8 हो जाएगा। अब 8 के टुकड़े करने जिनको जोड़े हैं घटाएं तो कितने आ जाए 6 आ जाए। तो वो आपके 4 और 2 हो जाएंगे, 2 × 4 करेंगे, 2 × 4 करेंगे, और 2 और 4 कितने 6 हो जाएंगे। तो हम इसकी जगह कितना लिखेंगे 4 और 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका p² प्लस का 2p और प्लस में 4p, जोड़ करेंगे तो 6 हो जाएगा वापस, और गुणा करें तो 4 दूनी 8 भी हो रहा है। तो अपने गुणनखंड में टुकड़े आपको ऐसा ही करने पड़ेंगे। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकालेंगे, इसमें भी p है और इसमें भी p है, तो एक p बाहर कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा p + 2 बचेगा। इधर हम क्या कॉमन निकालेंगे 4 कॉमन निकालेंगे, तो ये 4 कॉमन निकालेंगे तो इधर बचेगा आपका p + 2। यहाँ कोष्टक में दोनों संख्या सेम बचनी चाहिए, तभी आपका उत्तर सही होगा। दोनों कोष्टक को एक बार लिखेंगे तो p + 2 को एक बार लिख लेंगे, और एक बार आपको जो इस कोष्टक के बाहर वाली संख्या को भी कोष्टक में बंद करके लिख लेंगे। तो p + 4 को हम यहाँ पे बंद कर देंगे, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसा आपको गुणनखंड करना है। जैसे ये वाला है तो ये आपका जो सवाल है वो a² - b² के रूप में, इसका सीधा सूत्र बन रहा है। ये सीधा सूत्र होता है आपके a² - b²। इसको हम लिख सकते हैं a + b, और एक बार लिखते हैं हम इसमें a - b। तो पहले इसको a² - b² के रूप में बदलेंगे। तो ये 49x² है, तो उसको हम लिख सकते हैं 7x² ये 49 को 7 का वर्ग है तो ये ऐसे लिख लेंगे, और 36 6 के वर्ग है तो उसको हम 6 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब हमारा जो सवाल है वो a² - b² के रूप में हो गया, तो उसको हम क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार में लिखेंगे इसको माइनस में। तो a का मान कितना, ये पूरा है 7x, इसका पूरा a का मान है। तो ये हो जाएगा आपका 7x + 6, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे 7x - 6। ये अपना फाइनल उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो तीसरा सवाल करना है जिसमें आपसे पूछा गया है, इसमें क्या कॉमन आएगा, m² कॉमन दिख रहा है तो इसमें m² को बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा a बचेगा, और इधर क्या बचेगा b बचेगा। इधर क्या कॉमन आएगा, इसमें से n² कॉमन आएगा, तो इधर क्या बच जाएगा a + b। कोष्टक के अंदर संख्या सेम मिलनी चाहिए, तो 2 कोष्टक है तो उसको एक बार लिख लेंगे, तो a + b एक बार लिखेंगे, और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा आपका m² + n²। ये इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला सवाल दे रखा है चौथा, जिसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें 15xy और इसमें 6x है, इसमें से हम क्या कॉमन निकालेंगे, इसमें 3 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा, तो इसमें से एक तो 3 कॉमन निकालेंगे, एक इसमें से x कॉमन आएगा, तो बचेगा कि इधर 5y और माइनस में 2 बचेंगे। इधर ये 5y - 2 पहले से ही, तो इसमें हम प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये 5y - 2 बच जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे एक बार, ये आपके 5y - 2 एक बार लिखेंगे, और 3x + 1 हम इसको एक बार लिख लेंगे। अब हम इसका जो अगला सवाल है वो सॉल्व कर लेते हैं। अगला सवाल जो है आपके ये इसमें ये गुणनखंड वाला इस प्रकार से कर लेंगे। अगला सवाल आपके ये वाला है जिसमें गुणनखंड आपको यहाँ पे करने हैं। ये दे रखा है कि एक घनाभाकार डिब्बे का आयतन 1800 घन सेमी है, इसकी लंबाई चौड़ाई ये है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जब भी घनाभ का आयतन दे रखा हो और लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी हो तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो ऊंचाई है उसका ज्ञात करना हो तो आयतन में लंबाई चौड़ाई का भाग दे देंगे। तो इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, इसको नीचे ही सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें दे रखा आपको घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कितना दे रखा है, घनाभ का आयतन ये आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 1800, कितना दे रखा है 1800। और फिर आपको इसमें लंबाई भी दे रखी है, घन की लंबाई कितनी दे रखी है और घन की चौड़ाई कितनी दे रखी है वो लिख लेंगे। घन की लंबाई कितनी दे रखी है, घन की लंबाई दे रखी है आपको क्रमशः 40 और 30 है, तो लंबाई तो 40 है और चौड़ाई 30 हो जाएगी।
40 सेमी और 30 सेमी। अब आपको इसमें आयतन का सूत्र लगाना है और इसमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, इसका सूत्र होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर आयतन कितना दे रखा है आपको 1800 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो आयतन तो दे रखा आपको 1800, तो 1800 लिख लिया। लंबाई कितनी है, लंबाई दे रखी है आपको 40 सेंटीमीटर, इतनू इंटू चौड़ाई कितनी है 30 है, तो चौड़ाई 30 लिख लेंगे। तो इसके बाद में हम लिखेंगे इसमें ऊंचाई ज्ञात करें तो ऊंचाई लिख लेंगे, बराबर में क्या आएगा आपके, बराबर में आएगा आपके 1800 का मान ज्ञात दे रखा है, ऊंचाई ज्ञात करनी है तो 40 इंटू 30 को हम यहाँ से हटाएंगे तो ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगा, ऊंचाई बराबर आएगा आपके 1800 बट्टे में आ जाएगा आपके 40 इंटू 30। इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो काट देंगे, इसका 0 से इसका 0 कट जाएगा, इसके 0 से इसका 0 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, ये 3 के पार से काट देंगे, 3 के पार से 18 कटेंगे एक बार, 3 कटेंगे एक बार और 18 कटेंगे 6 बार, तो बचेगा कितना ऊपर 6 बटे में 4, तो 6/4 का मतलब कितना हुआ 3/2 मतलब 1.5 वो आपके सेंटीमीटर हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसे ऊंचाई वो ज्ञात करनी है, जब आयतन दे दे और लंबाई चौड़ाई दे तो ऊंचाई का आयतन में भाग दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपकी ये, इसका दूसरा क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं कि एक घनाकार कमरे का आयतन 64 घन मीटर है और इसका कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो घन का आयतन दे रखा है उसको लिख लेंगे। तो घन का आयतन कितना दे रखा है, घन का आयतन दे रखा है आपको 64 घन सेमी या घन मीटर दे रखा है, मीटर क्यूब। तो इसमें घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब बराबर आपके 64 दे रखा है, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा आपकी क्यूब रूट 64 हो जाएगा। देखो क्यूब रूट का मतलब 3 बार जोड़े बनाएंगे, तो आपको यहाँ पे 64 किसका है, 64 है आपके 4 का, तो यहाँ लिख लेंगे हम 4 मीटर। तो भुजा कितनी आ गई, 4 मीटर आ गई। अब आपको निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कितना हो जाएगा आपके, इसका सूत्र होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये इसका उत्तर होता है, सूत्र होता है। तो 6 इंटू भुजा कितनी है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 इंटू 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 से कितने होते हैं 96 होते हैं, तो 96 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल आपके 25वां सवाल है जिसमें आपको ग्राफ बनाना होगा, ठीक है, ये ग्राफ पूछा जाएगा। तो ग्राफ में आपको क्या करना है, एक ऊपर वाली लाइन दे रखी होगी, एक नीचे वाली लाइन दे रखी होगी और इसमें आपको ग्राफ खींचना है। तो ऊपर वाली लाइन को हम x अक्ष पे लेंगे और नीचे वाली लाइन को हम y अक्ष पे ले लेंगे, ये तो x अक्ष पे आ जाएगा और ये नीचे वाली जो लाइन है वो आपके y अक्ष पे आ जाएगी। तो x अक्ष का मान 2, 3, 4, 5 और 6 लेना है और y अक्ष का मान 4, 9, 16, 25 और 36 लेना है। तो ये देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ बनाएंगे तो आपको इसका पैमाना लिखना पड़ेगा। तो इसमें 1-1 का गैप है, तो इसमें 1 सेमी बराबर 1 इकाई लिख लेंगे, इसमें 1-1 का गैप नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आपको 36 तक नंबर लिखने, तो या तो आप 5-5 का गैप बना लेना या फिर आप 10-10 का गैप बनाकर भी इसमें नंबर लिख सकते हैं। तो हम इसमें देख लेते हैं इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनाना है। तो सबसे पहले यह हो जाएगा आपके 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25, 6, 36 वर्ग दे रखा है, तो इसमें हम वर्ग को लिख लेंगे। तो ये वाले आप इसको ग्राफ बना लेना है, x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष पे हम 1-1 का गैप ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1-1 का हो जाएगा और y अक्ष पे 5-5 का गैप लेंगे क्योंकि हमें 36 तक जाना है। अगर हम 1-1 का गैप लेंगे, 1-1 लेंगे संख्या, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1-1 संख्या लेनी पड़ेगी, तो 36 तक आपकी संख्या लिखनी पड़ेगी। उससे बढ़िया है कि आपको क्या कर लेना है, आपको यहाँ पे 1-1 का गैप नहीं देके आपको 5-5 का गैप लिख लेना है। तो सबसे पहले आपको 1-1, 2-2 गिनती लिख लेनी 8 तक इधर x अक्ष पे, y अक्ष पे आपको 5-5 के हिसाब से 50 तक गिनती लिख लेनी, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे आपको लिख लेनी है। फिर आपको 1 के बराबर में 1 और 2 के बराबर में कितना है 4 है, तो 2 के बराबर में 4, 5 से थोड़ा नीचे होगा यहाँ पे। फिर 3 के बराबर में 9 तो जो कि 10 से थोड़ा नीचे होगा, 4 के बराबर में 16 जो कि 15 से थोड़ा ऊपर होगा, 5 के बराबर में 25 है तो ये 25 आपकी देर का ये हो जाएगा आपका 25, और 6 का कितना है 36 है, तो 36 आपके 35 से ऊपर हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो अब आपको इसको मिलान कर लेना है। जब आप इसको मिलान करेंगे तो आपके ये वाली जो लाइन है वो आपकी इस प्रकार से ये बनेगी। तो ये जो ग्राफ बन रहा है आपके, क्या ये सीधी लाइन बन रही है, ये सीधी लाइन नहीं बन रही है, ये सीधी लाइन नहीं बन रही तो ये आपके रेखिक आलेख नहीं होगा, ये आपका रेखिक आलेख नहीं है, ये आपके रेखिक आलेख नहीं है। ग्राफ खींचने पर सीधी लाइन बनती है तो उसको हम कहते हैं रेखिक आलेख। और यहाँ पर आपका जो पूछा गया प्रश्न है कि रेखिक आलेख है क्या, तो इसमें हम लिखेंगे नहीं है, रेखिक आलेख नहीं है। यदि 7 सेमी भुजा है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 7 वाला कहाँ जाके मिलेगा, देखो 6 वाला 36 पे मिला तो 7 वाला 49 में मिलेगा, तो 7 वाला कहाँ मिलेगा आपके 49 पे जाके मिलेगा, तो ये आपके यहाँ 49 में मिल जाएगा। तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 7 का वर्ग हम लिख लेंगे इसमें, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, भुजा बराबर 7 है
तो इसका जो अनुपात है क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर बराबर 49, इसका उत्तर हो जाएगा 49 सेंटीमीटर, इसका आंसर लिख लेना है। तो ये इस प्रकार से आपके इसके अथवा में भी दे रखा ग्राफ, उसको भी ऐसे ही बनाएंगे और इसका भी ग्राफ आपके ऐसा ही बनेगा। तो ये ग्राफ एक पूछा जाएगा 8 नंबर का। तो अगर आपको ग्राफ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बता देना, अलग से एक वीडियो आपके ग्राफ का पूरा बना देंगे। और इंग्लिश का पेपर आपके काफ़ी अच्छा गए हैं, जो आपके यहाँ पे सवाल करवाए थे मैंने, वो सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो अगर आपके इंग्लिश का पेपर आपने देखा है, यहाँ पे वीडियो देखे हैं, तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा भी आपको इंग्लिश के पेपर में मिला होगा। इंग्लिश के पेपर में जो आपको मैंने करवाए थे, लॉयन एंड माउस वाली जो कहानी बताई थी वो वाली आई, आपके सिस्टर की मैरिज पे एप्लीकेशन आई थी, आपके 3 पैसेज आए थे, चाइल्ड का प्लूरल पूछा था, और इसके अलावा आपके जो एक आपके स्वच्छ भारत मिशन का शॉर्ट पैराग्राफ पूछा था, ये मैंने आपको नहीं करवाया था। एक आपको बोरो की मीनिंग पूछी थी, ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाले में BORR OW वाली, ये वाली मीनिंग पूछी थी। इसके अलावा आपको स्वच्छ भारत का तो आपने बता ही दिया, और फिर हम आपको और बता देते हैं कि क्या इसमें आपके पूछा था। तो सारे क्वेश्चन के आपको जो गणित की इंग्लिश की जो आंसर की है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चाइल्ड का प्लूरल पूछा था आपको कि चाइल्ड का प्लूरल कैसा होता, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके मैंने सारे यहाँ पे हूबहू करवाए थे, कुछ को छोड़ के, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपके इंग्लिश के करवाए थे। लॉयन एंड माउस वाली कहानी मैंने आपको कितनी बार करवाई थी और वही वाली कहानी आपके पूछी गई थी। इसके अलावा मैंने आपको सिस्टर की मैरिज की जो बताई थी वो वाली शादी की जो एप्लीकेशन आपको लिखनी थी। तो कुल मिला के आपने अगर मेरे पुराने वीडियो देखे यहाँ पे तो आपके 80 में से 80 नंबर इसमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ये भी आप कमेंट करके बताना कि क्या आपने अंग्रेजी के पेपर देखे मेरे। अंग्रेजी के अगर आपने वीडियो देखे तो आपका जो पेपर हो काफ़ी अच्छा गया होगा। आपके अंग्रेजी में इंग्लिश में कितने नंबर इसमें आ रहे हैं वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने आपके जो इंग्लिश का जो पेपर है आज जो इसमें आपके 28 मार्च को जो आपका इंग्लिश का पेपर होता उसकी पूरी आंसर की आपको डाल रखी है यहाँ पे, तो आप देख लेना। उसका लिंक आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप अपना जो आंसर है वो मिलान कर सकें। तो ज़रूर से आपको वो वीडियो भी देख लेना आपके कितने नंबर हो रहे हैं। और गणित के पेपर के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने जो आपके प्रश्न करवा रखे हैं वो आप सारे करके चले जाना, आप 80 में से 80 नंबर लेके आएंगे। एक मैंने आपके पूरा 2 घंटे का वीडियो बना रखा है वो आप देख लेना। संजीव डेस्क वर्क मैंने आपको पूरी करवा रखी है वो देख लेना। एक आपकी जो चाइल्ड इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक आपको पूरा करवा रखा वो वाला वीडियो आप देख लेना। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से हो जाएंगे अगर आप जो अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आप गणित में भी जैसा आपने इंग्लिश में तैयारी की वैसे आप गणित की करेंगे तो आपके गणित में भी 80 में से 80 नंबर प्राप्त होंगे। ऐप के ऊपर आप टेस्ट ज़रूर दे देना। ऐप का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या आपका जो ऐप का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। टेस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। गणित का मैंने पूरा टेस्ट बना रखा है, आपके बहुत ही अच्छे नंबर का जो टेस्ट अगर आप करेंगे तो आपको अच्छा नंबर वहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको पेपर है वो अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा आपके हिंदी का, सामाजिक का, विज्ञान का, संस्कृत का सारा पेपर आपको यहाँ मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो रियल पेपर के चक्कर में रहेंगे उनको कोई भी नंबर वहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन जो यहाँ पे पूरे वीडियो देखेंगे उनको अच्छे से यहाँ पे स्कोर वहाँ प्राप्त होगा। तो चाइल्ड का प्लूरल मैंने आपको कितनी बार पूछा था वो आप क्या आया था। तो एप्लीकेशन सिस्टर वाली वो आपको कितनी बार बताई थी, वो आपकी सारी जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बताए थे वो सारे क्वेश्चन आपके वहाँ पर देखने को मिले हैं। तो वो वाली एप्लीकेशन वगैरह सारी जो आपका आंसर की है उसका वीडियो आप देख लेना। उसका लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। आपका टेस्ट का स्कोर कितना रहा गणित का पेपर में वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और टेस्ट का स्कोर अपने सभी व्हाट्सअप स्टेटस और ग्रुप में शेयर जरूर करना। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।